हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? चलिए आवाज आ रही है। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता किसे माना जाता है। तो चलिए लॉक करिए जल्दी से ऑप्शन। ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है और आज रिवीजन के हिसाब से आप लोग स्पीड के साथ साथ यहाँ पर समझते चलेगा। ठीक है, चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ए नंबर। तो देखो बिल्कुल सही जवाब है। मोहनजोदड़ो के जो आपके खोजकर्ता है वो आपके कौन है? रखाल दास बनर्जी है। रखाल दास बनर्जी ने, ठीक है, और इन्होंने 1922 में, कब? 1922 में यहाँ पर खोज किया था, याद रखिएगा। क्लियर इतना पॉइंट, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता की खोज वो दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने अगला दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आपका आ गया है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। चलिए बताइएगा कि सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना इनमें से कौन है, किसकी मूर्ति है। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, नृत्य करती हुई जो आपकी बालिका है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका जवाब जो बनेगा यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, नृत्य करती हुई बालिका। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन कि सुतुई गुई, क्या दिया है? सुतुई गुई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है। कुमला के यहाँ पर अगर आपको ना दिया हो सिंधु घाटी स्थल, है ना, तो यहाँ पर देखो एक शब्द दिया है, ये भी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर स्थित है? 3 का ऑप्शन बनेगा सी, आपके अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। चलिए जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? और जो लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा हमारे अंदर एनर्जी भी आ जाए पढ़ाने में। ठीक है, तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और थोड़ा सी स्पीड में भी हो जाइए। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 4 नंबर में। 4 का ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर कह रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। क्या? यह एक शहरी सभ्यता थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। दिया गया क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ किसके लिए जाना जाता था। चलिए बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ किसके लिए जाना जाता था? गढ़ ये जो आपका जाना जाता है किसके लिए? याद रखिए, वहां पर जो उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, उनको गढ़ कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, चलिए हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की है। चलिए अभी हमने आपको बताया था मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने, और हड़प्पा सभ्यता की खोज अर्थात हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर दयाराम साहनी ने। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है, लोथल की बात किया गया है ना, हड़प्पा की बात नहीं कर। हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा यहाँ पर लोथल भी है, तो लोथल पूछा है तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी, SR राव ने किया था, ठीक है ना। और अगर हड़प्पा पूछ लेता तब आप लोग यहाँ पर दयाराम साहनी कर देते। समझ में आ गया ना, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सैंधव स्थलों में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा यहाँ पर स्थल नहीं है जो कि सैंधव सभ्यताओं से संबंधित है। चलिए यहाँ पर 7 नंबर में ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। याद रखिए ऑप्शन जो डी नंबर आपका है, जो दधेरी है ना, जो दधेरी है ये पंजाब के लुधियाना जिले में है। कहां पर है? तो आपके पंजाब के लुधियाना जिले में है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। वहीं पर आपका हुलास, आलमगीरपुर और आपका मांडी, ये सभी आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ये जो आपका मांडी है कहां पड़ता है? मुजफ्फरनगर में पड़ता है, ठीक है। ये जो आपका आलमगीरपुर है ये आप लोग जानते होंगे मेरठ जिले में पड़ता है। हुलास की अगर बात करते हैं ये कहां पड़ता है? तो आपके सहारनपुर में पड़ता है, हुलास पड़ता है। आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प आपका सही है। तो चलिए बताइएगा इनमें से जो क्रम आपका होगा कौन सा क्रम हो जाएगा। ब्रह्मचर्य होता है, बिल्कुल सही है। गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ और आपका संन्यास। मतलब आप सभी का पहला ही ऑप्शन आ रहा है, आपका जवाब नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार अर्थात मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। मतलब मुखिया के चुनाव में जो शामिल होती थी ये आपकी क्या एक समिति होती थी, समिति। तो ये समिति के माध्यम से ही आपकी मुखिया का चुनाव होता था, अर्थात जनजातीय जो सरदार है उसके चुनाव में शामिल होती थी समिति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, चलिए अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख सर्वप्रथम कहां उल्लेख हुआ है। चलिए बताइएगा, सब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है और रिवीजन आप कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से रिवीजन मारिएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, ऋग्वेद में। यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऋग्वेद में है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन के सामने की बात करते हैं। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। चलिए बताइएगा यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की, या यहाँ पर आपकी त्रिमूर्ति की। चलिए 11 नंबर में।
तो देखो यहाँ पर मुख्य लक्षण इसमें उपासना किसकी करते थे, है ना। यहाँ पर जो उपासना करते थे वो जो उनको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कौन से, तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, यहाँ पे प्रकृति की उपासना करते थे। अगर हम आपसे बात करें पूजा की बात करते हैं, इनकी देवी आपके कौन थे, देवी देवता कौन थे, तब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पशुपति हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ लेता देवी माता कौन थी, तो आपका देवी माता आपके जो थी तो आपकी हो जाएंगे। इनमें से जो प्रकृति का चित्रण किया गया है कुल मिला के, ये जो लोग देखते थे उसी को मानते थे, ठीक है। जिसको देखते थे कि यहाँ दिखाई पड़ रहा है वही इनका भगवान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, चलिए कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है। चलिए ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल में बताइए कौन सी एक सामाजिक प्रथा आपकी थी। चलिए आपका 12 नंबर में, तो याद रखिए जो दहेज प्रथा है ना, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर, कि आपके ऋग्वेदिक काल की जो प्रतीक है, संबल है, वो आपका दहेज प्रथा है। क्या दहेज प्रथा है, मतलब ऋग्वेदिक काल में भी विवाह के समय वधु पक्ष द्वारा भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ वस्तुएं दी जाती थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से अगला पूछा गया है। यहाँ पर निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है, उपनिषद किसकी व्याख्या करता है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेलकम है, वेलकम है। चलिए यहाँ पर बताइएगा 13 नंबर में, 13 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, याद रखिएगा कि उपनिषद जो व्याख्या करते हैं वो आर्यों के जो दर्शन थे और उनके सिद्धांत, ठीक है। आर्यों के दर्शन और जो उनके सिद्धांत थे उनकी उपासना था, तो उनकी व्याख्या करते हैं किसमें, तो आपके उपनिषद में। तो ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर सबसे प्राचीन उपवेद किसे माना जाता है, सबसे प्राचीन उपवेद जो माना जाता है किसे माना जाता है, यहाँ पर जवाब देना है 14 नंबर में। चलिए 14 का ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। चलिए काफी लोग ए नंबर दे रहे हैं, सही है जवाब, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो सबसे प्राचीन उपवेद है ये आपका छंदोग्य उपनिषद है। कौन सा है, सब माफ करिए, उपनिषद बोला है ना, तो आपका सबसे प्राचीन उपनिषद जो आपका है छंदोग्य उपनिषद आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं। चलिए 15 नंबर में, तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी, याद रखिएगा ऋग्वेद कह सकते हैं यजुर्वेद में, ठीक है। यजुर्वेद कुल मिला कह सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर पूछे कि इसके ब्राह्मण कौन होते हैं, तो आपके यहाँ पर यजुर्वेद के ब्राह्मण होते हैं शतपथ ब्राह्मण और आपके तैत्रीय ब्राह्मण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है बौद्ध और जैन से संबंधित है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग आपका कौन सा था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, 16 नंबर का जवाब इनमें से क्या बन जाएगा। तो चलिए याद रखिए ये बौद्ध धर्म की बात किया है ना। बौद्ध धर्म में यहाँ पर कह सकते हैं इन्होंने एक कार्य किया जो कि आपका स्त्रियां और शूद्र को भी शामिल कर लिया। स्त्रियां और शूद्र को शामिल करने से ये जो आपका वर्ग था और भी प्रभावशाली आपका बन गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध जीवन के किस घटना से है। चलिए बताइएगा सही जवाब क्या बनेगा। चलिए 17 का ऑप्शन आ रहा है जन्म से है, तो चलिए जन्म से आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो जाएगा कि इनका जो संबंध है वो आपके किससे है, तो आपके जन्म से है, याद रखिएगा जन्म से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे कि आपके घोड़ा जो आपका है, घोड़ा है ना, मतलब कह सकते हैं घोड़ा जो आपका होता है वो ग्रह त्याग से है, पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष से है ना, और पद चिन्ह जो होते हैं निर्वाण से होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलिए कह रहा है बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, बुद्ध शब्द होता है यहाँ पर बताना है। बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर जन्म जो आपका है। चलिए बताइएगा सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। बुद्ध शब्द का तात्पर्य इनमें से क्या है। चलिए विजेता है या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आ रहा है 18 नंबर में। यहाँ पर आपका सी नंबर, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है क्या, वैशाली एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, क्या एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आ गया है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। चलिए बताइएगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। चलिए 19 नंबर में आपका सही जवाब क्या बन जाएगा। चलिए 19 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन सी नंबर वैशाली, तो सही है जवाब। यहाँ पर आपका वैशाली है, याद रखिएगा वैशाली में इन्होंने किया था, वैशाली में एक आम्र वाटिका में किया था, ठीक है ना। और इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आपकी इनकी सौतेली माँ ही थी, प्रजापति गौतमी, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बुद्ध संघ में सबसे पहले प्रवेश पाने वाली जो आपकी महिला थी, तो इनकी सौतेली माता जो थी प्रजापति गौतमी वही थी, है ना। चलिए अगर आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिए गए 8 पक्षी पथ में मौजूद नहीं है। अर्थात बुद्ध ने 8 मार्ग दिए हैं, अर्थात जिन्हें बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने कहा है कि सम्यक दृष्टि, है ना, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम और सम्यक यहाँ पर कह सकते हैं कि स्मृति और आपका समाधि। अब इनमें से यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन बी है, लक्ष्य शब्द इनको नहीं दिया गया, लक्ष्य जो शब्द है ये इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है, लक्ष्य शब्द इन्होंने नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आ गया, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। सही जवाब देना है, इनमें से कौन सा जवाब हो जाएगा।
यहाँ पर 21 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। देखिए यहाँ पर आपका ए नंबर कह रहे हैं 42 वर्ष में, महावीर स्वामी की बात कर रहा है ना, महावीर स्वामी की बात कर रहा है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। वहीं पर जो आपके गौतम बुद्ध थे उनको 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी, निरंजना नदी किनारे, ठीक है ना। और आपके यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, याद रखिएगा जैन धर्म से है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत जो संबंधित है कौन से धर्म से, तो आपके जैन धर्म से संबंधित है। मतलब कह सकते हैं कि वास्तविकता की बहुलता ही सिद्धांत कहते हैं, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। जो आपके कह सकते हैं जैन धर्म रहे हैं उसमें से 24 तीर्थंकर आपके हुए हैं। पहले जो आपके थे आपके ऋषभदेव और अंतिम कौन थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है, तो चलिए बताइएगा कैवल्य शब्द क्या होता है। कैवल्य, चलिए कैवल्य किसे प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा जब इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया जाए, है ना। इच्छाओं पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं तब कैवल्य हो जाता है। कैवल्य मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति या कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर मौर्य साम्राज्य अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि कौन थी, अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि इनमें से कौन थी, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए सही जवाब देना है, इनमें से क्या हो जाएगा, तो देखो प्रिय दर्शना यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो आपका बुद्ध शाक्य दिया है और देवा नाम प्रिय। देखिए इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका इनमें से कौन सा बन जाएगा। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका सी नंबर। देखो यहाँ पर जो अशोक का नाम था वो देव नाम पर जो आपका दिया है देवानामप्रिय, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सा, यहाँ पर जो डी नंबर है देवानामप्रिय, है ना, ये इसका एक ऑप्शन आपका गलत दिया गया यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित मगध के राज्यों का कालक्रम आपको लिखना है। चलिए बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए राम राम भाई राम राम। चलिए जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम में आपको लिखना है, कौन सा क्रम आपका सही है। पहले कौन आया था, तो याद रखिएगा पहले आए थे यहाँ पर हर्यक वंश, है ना। पहले हर्यक आया था अर्थात फोर वाला, और इसके बाद कौन आया, तो हर्यक के बाद आया था यहाँ पर शिशुनाग आए, है ना। इसके बाद नंद वंश, फिर आपके मौर्य वंश। मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर 4 सेकेंड फर्स्ट और आपका थर्ड ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। कौन ऐसे थे जिन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया है। चलिए 26 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी नंबर है चंद्रगुप्त थे। कौन, चंद्रगुप्त थे। काफी लोग जवाब यहाँ पर डी दे रहे हैं अशोक। भाई अशोक जो आपके हैं बुद्ध के लिए गए थे, है ना। यहाँ पर पूछा गया है अंतिम दिनों में जैन धर्म, वो आपके बुद्ध थे, यहाँ पर पूछा है जैन धर्म, और जैन धर्म में आपके कौन थे, तो आपके चंद्रगुप्त थे। काफी लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कंफ्यूज हो जाते हो तो इसको कभी कॉपी में नोट कर लिया करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मतलब कि मौर्य राजवंश का सही वर्णन जो किया गया है वो किसमें किया गया है, इनका क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, क्या प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन पर आधारित था जो अशोक का शासनकाल था। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए नंबर, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के हृदय रूपांतरण को दर्ज किया है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 28 नंबर में एक आपका शिलालेख था। शिलालेख कौन सा है, तो ये शिलालेख है आपका 13वां। कौन सा है, शिलालेख आपका 13वां, अर्थात जिसे बोलते हैं कि आपका रॉक एडिक्ट, अर्थात इसे बोलते हैं शिलालेख। ये 13वां शिलालेख है जो कि इनका सबसे बड़ा शिलालेख है। इससे ज्ञात होता है कि इस घटना के बाद जो कि अभिषेक के 8वें वर्ष जो कि 261 में कब हुआ था युद्ध, 261 ईस्वी पूर्व में घटना घटित हुई थी, और इससे कलिंग युद्ध से बहुत ही पीड़ित हुआ था, और पीड़ित होने के बाद इसने कैसे युद्ध त्याग की घोषणा भी कर दिया था। इसके बाद कभी भी इसने युद्ध नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर पंचमार्क सिक्का कहां चलता था। पंचमार्क सिक्का कहां चलता था, पंचमार्क याद रखिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, या आपके मौर्य काल में। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका मौर्य काल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। चलिए बताइएगा ये सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेकिन अगर आप लोग जानते हैं लायन कैपिटल मतलब होता है यहाँ पर सिंह शीर्ष स्तंभ, है ना, और ये है आपके अशोक से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी अशोक। आपको याद होगा कि अशोक के शासनकाल में ही आपका बना था सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है। लायन कैपिटल मतलब होता है शीर्ष स्तंभ होता है सिंह का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कलिंग युद्ध अशोक के अभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था। अभी हमने आपको बताया कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था, 31 नंबर में। यहाँ पर जवाब आ रहा है आपका ए नंबर 8वें वर्ष। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, 8वें वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर गुप्त वंश समुद्रगुप्त और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। पहला पॉइंट यहाँ पर 32 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समुद्रगुप्त के बारे में सही नहीं है। समुद्रगुप्त के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट
कह रहा प्रयाग प्रशिष्ट में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंधा कहा गया है। पहला पॉइंट आपका सही दिया गया है। इसके बाद ये समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाया, ये भी सही है। रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था, ये भी आपका सही दिया गया है। यहाँ पर डी नंबर जो दिया गया है, ये समुद्रगुप्त की माता का नाम प्रभावती गुप्ता था, है ना, प्रभावती गुप्ता था। ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि इनकी माता का नाम कुमार देवी था। क्या? तो कुमार देवी था, कुमार देवी। इस कारण से ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस गुप्त शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है? बताइए जल्दी से सभी लोग। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है? 33 नंबर में ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, समुद्रगुप्त आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि प्रयाग प्रशिष्ट अभिलेख मूलतः कहां पर था, जिसे जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया? देखिए ये आपका था कौशाम्बी में। कहां पर था? याद रखिए, प्रयाग प्रशिष्ट अभिलेख मूलतः कहां पर था? कौशाम्बी में था, लेकिन जहांगीर ने क्या किया? इलाहाबाद के किले में इसे स्थापित करवा दिया था। तो ऑप्शन डी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, कह रहा आपसे रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? अर्थात रजत मतलब क्या होता है? यहाँ पर चांदी, है ना। तो चलिए बताइएगा कि चांदी के सिक्के जो चलाए थे वो गुप्त शासक कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त है। कौन है? तो ये चंद्रगुप्त आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि किस गुप्त शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? चलिए फाहियान की अगर बात करते हैं तो फाहियान जो भारत आया था वो चीनी यात्री था। किसके शासनकाल में? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त यहाँ पर द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसके समय यहाँ पर आया था। याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? यहाँ पर देख सकते हैं कि साम्राज्य में आपके हुण जो आपके थे आक्रमण किया था और इसने अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा भी कर लिया था। ये कौन है? तो आपका 37 का ऑप्शन हो जाएगा, स्कंदगुप्त है। कौन है? तो आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। ए नंबर आपका हो जाएगा। स्कंदगुप्त और हुणों के मध्य एक संघर्ष भी हुआ था, जो कि जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, कई अभिलेखों में इसको कह सकते हैं बताया गया है। ठीक है। और यहाँ पर जो हुण है, हुण को मलिच्छ भी कहा जाता है। याद रखिए, हुणों को मलिच्छ भी कहा गया है। कहा जाता है नहाते आते नहीं थे, है ना। जो आपके हुण थे ये नहाते आते नहीं थे, बहुत बहुत दिन हो जाते थे नहाते नहीं थे, इनको मलिच्छ कहते हैं। अगर अपने गाँव में मतलब अपने देहात में भी देखा जाए तो बहुत दिन ना नहाओ तो बोलते हैं क्या मलिच्छ है ना। तो वही होता है, नहाने धोने वाले नहीं थे, ये आपके गुण ऐसे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर दिया है कि हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाई किसने लिखा है? तो देखिए एक हिंदू कानून ग्रंथ है जो कि नाम है दाय भाई। क्या नाम है? दाय भाई दिया है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके हैं जीमूत वाहन है। कौन? जीमित वाहन। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। इसमें भारतीय कानून को भी लागू करने की मुख्य बातें इसमें दी गई हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर दिया है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? 39 नंबर में। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है रामायण। तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? सबसे यहाँ पर आपका पुराना है कौन? तो आपका रामायण यहाँ पर जवाब आपका राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि 4 युगों में परिवर्तित किया गया था, है ना। पहला सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर आपका कलयुग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिनमें फलित ज्योतिष के विद्वान कौन थे? फलित ज्योतिष वाले जो विद्वान है वो कौन है? इनमें बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी, ये थे आपके कौन? तो आपके छपड़क। कौन थे? ये छपड़क हैं, जो कि आपके चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न थे, जो कि यहाँ पर आपके फलित ज्योतिष थे अर्थात ज्योतिष विद्वान थे। कौन? तो आपके छपड़क। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का विद्वान व कवि और शैव मतावलंबी था? कुल मिला के ये आपका व्याकरणकर्ता भी था, न्याय मीमांसा, शब्द का विद्वान और कवि भी और शैव मतावलंबी था। यहाँ पर 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वीर सेन है। कौन? वीर सेन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? चलिए बताइएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा नंबर वी.एस. स्मिथ। कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और जो कह सकते हैं हर्षेण ने प्रयाग में, अर्थात जो हर्षेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्त है, ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्त किसने रचित किया है? हर्षेण ने। तो हर्षेण के प्रयाग प्रशस्त से ये उल्लेख मिलता है, उसके अभियानों की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस गुप्त शासक ने परम भागवती उपाधि धारण किया तथा अपनी पुत्री का विवाह
वकाटक नरेश से किया। चलिए यहाँ पर 43 नंबर में याद रखिए ये है आपके चंद्रगुप्त सेकंड। कौन? तो चंद्रगुप्त सेकंड है जिन्होंने यहाँ पर परम भगवत की उपाधि भी धारण किया था और अपनी पुत्री का विवाह नरेश है ना वकाटक नरेश से भी करा दिया था। तो 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती। क्या नाम था? याद रखिए इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती था, प्रभावती। ठीक है। और वकाटक नरेश जो आपका नाम था उनका नाम क्या है? वकाटक नरेश। इनका नाम था रुद्रसेन सेकंड। क्या? रुद्रसेन सेकंड ये थे वकाटक नरेश थे आपके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी रचना सम्राट हर्षवर्धन ने नहीं की है? चलिए हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं किया है? तो देखो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीन ही रचनाएं इन्होंने संस्कृत नाटकों की रचना की है ना। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। ये मालती माधव ये हर्षवर्धन ने नहीं किया है, याद रखिएगा। ठीक है, हर्षवर्धन ने नहीं किया है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है हर्ष व पुलकेशन द्वितीय के बीच किस नदी के किनारे पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी? चलिए बताइएगा कि हर्ष की जो पराजय हुई वो किस नदी के किनारे हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपके नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सम्राट हर्ष द्वारा हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किस लिए किया जाता था? चलिए याद रखिएगा 5 वर्षों में हर साल क्या होता था? हर 5 वर्षों में महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं किसके लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, दान देने के लिए। क्या? दान देने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते, जो आपकी इनकी 6वीं थी, क्या इनकी जो 6वीं महामोक्ष परिषद थी उनमें से जो सम्मिलित हुए थे वो आपकी चीनी यात्री हुएनसांग सम्मिलित हुए थे। ये जो इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद था जो प्रयागराज है, ये प्रयाग वाली जो आपकी वो 5वीं नंबर की थी। जो 6वीं वाली आपकी थी, 6वीं वाली वो महामोक्ष परिषद वो आपकी कन्नौज में हुई थी। ठीक है, कन्नौज में। और वहां पर आपका साहब भी सम्मिलित हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से 5वां और 6वां पॉइंट आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए कह रहे हैं फास्ट कराइए। अब फास्ट कितना कराएं बताइए? क्या कुछ ना बताएं, सीधा सीधा आंसर देखना चाहते हो? चलिए आंसर देखना हो तो बोलिए, हम बिल्कुल फास्ट कराना शुरू कर देंगे। आप सिर्फ आंसर देखिए और कुछ ना देखिए। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से किसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा कि यहाँ पर किसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? 47 नंबर में याद रखिए आपके हर्षवर्धन को। किसे? हर्षवर्धन को। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। याद रखिएगा कि 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि हर्ष चरित में वर्णित लोकपाल शब्द किसके लिए आया है? चलिए बताइएगा लोकपाल शब्द जो आया है हर्ष चरित में, जो कि आपके बाण भट्ट ने रचित किया था, तो लोकपाल जो शब्द है किसके लिए किया गया? 48 नंबर में ऑप्शन सी प्रांतीय शासक के लिए किया गया था। किसके लिए? प्रांतीय शासक के लिए। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि किसकी प्रारंभिक राजधानी भीनमाल थी तथा बाद में कन्नौज राजधानी बनाई गई? तो चलिए यहाँ पर बताइएगा सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? प्रारंभिक राजधानी भीनमाल थी, बाद में कन्नौज इनकी राजधानी बना ली गई। ये आपकी किसकी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की। किसकी? गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। इस वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट। ठीक है, नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, जिसका वास्तविक नाम था वत्सराज। क्या नाम था इसका? तो वत्सराज था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? किसकी उपाधि आदिवराह थी? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आदिवराह थी आपके मिहिर भोज फर्स्ट की। किसकी? मिहिर भोज फर्स्ट की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। याद रखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा था आपके मिहिर भोज आपका फर्स्ट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दंती दुर्ग। नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। अगर हम आपसे बात करें दंती दुर्ग, तो दंती दुर्ग उज्जैन में क्या किया था? एक हिरण्य गर्भधान यज्ञ भी करवाया था। एलोरा में 10 अवतार मंदिर का निर्माण भी करवाया है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है कि आपके एलोरा में 10 अवतार मंदिर का निर्माण भी करवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कविराज मार्ग एवं रत्नमालिका का लेखक अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? तो देखो यहाँ पर जो आपके अमोघ वर्ष हैं, इन्होंने यहाँ पर रत्नमालिका और क्या लिखा है? कविराज मार्ग लिखा है। ये किस वंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। किससे? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस वंश के शासक परम सौगात की उपाधि धारण करते थे? किस वंश के शासक परम सौगात की उपाधि धारण करते थे? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 53 नंबर में। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर। आपके पाल वंश के जितने भी आपके पाल वंशी थे ये परम सौगात की उपाधि धारण करते थे। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था?
विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? 54 का जवाब देना है। 54 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मपाल। कौन था? तो नोट कर लीजिएगा, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? 55 का जवाब दीजिएगा। चलिए 55 नंबर में, तो 55 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर। देखिए 55 का ऑप्शन हो जाएगा बी, नागभट्ट प्रथम था। कौन? नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार का सबसे प्रतापी मीर वो थे, लेकिन संस्थापक आपके नागभट्ट प्रथम थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और किस वंश के शासक के बीच हुआ था? यहाँ पर बताइएगा, ये चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था और किस वंश के शासक के बीच हुआ था? तो यहाँ पर याद है कि आपके जयचंद के बीच हुआ था। अब ये जयचंद जो आपके थे ये कहाँ के शासक थे? कैसे वंशी थे? तो गहड़वाल वंशी थे। क्या? गहड़वाल वंशी थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, गहड़वाल वंश के संबंधी थे जयचंद आपके। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। और एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो चलिए बताइएगा एलोरा में गुफाएं और शैलकृत जो मंदिर हैं ये आपके किससे संबंधित हैं? चलिए 57 का जवाब देना है। यहाँ पर आपका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका डी नंबर, डी नंबर, डी नंबर, सभी का डी नंबर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखो बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर डी नंबर आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपका आ गया है यहाँ पर मुगल शासनकाल और मराठा काल से संबंधित है, यहाँ पर व्यक्ति और उनकी घटनाओं से संबंधित आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका जो पॉइंट है कैसा क्या है। तो देखिए दिया गया है यहाँ पर सही मिलान आपको करना है। सही मिलान कौन सा है? तो सुल्तान महमूद दिया गया है। ये कह रहे हैं कि आपके सोमनाथ को लूटा था। क्या ये बात सही है? बताइए भाई क्या बात सही है? तो सुल्तान महमूद अर्थात महमूद गजनवी जिसे बोलते हैं, इसने सोमनाथ को लूटा था। मतलब यहाँ पर जो आपका पॉइंट है ये मिलान आपका सही दिया गया है। मोहम्मद गोरी कह रहा है सिंध पर विजय प्राप्त किया, तो भाई सिंध पर विजय प्राप्त ये तो आपका ऐसा नहीं है। अलाउद्दीन बंगाल में विद्रोह किया, यहाँ पर बंगाल में विद्रोह कुल मिला के ये भी आपका नहीं बन रहा है। तो देखो यहाँ पर चंगेज खां पर आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के समय, तो तुगलक के समय तो हुआ नहीं था, है ना। मतलब यहाँ पर जो आपका पॉइंट है वो आपका कौन सा बन रहा है? तो यहाँ पर आपका पॉइंट बन रहा है केवल एक ही आपको सही दिया गया है, पहला वाला ऑप्शन दिया गया है। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन आपको सही दिया गया है कि मोहम्मद जो आपके गजनवी थे सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 में। तो आपका जवाब नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, अर्थात आपका जवाब केवल एक ही सही है, वो भी ऑप्शन आपका सी वाला सही दिया गया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख लीजिए 59 में कह रहा है तुगलकाबाद किला। ये बताइएगा ये तुगलकाबाद जो किला बनवाया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, है ना। इसका जो आपका बनेगा इसका 4 हो जाएगा। लाल किला जो कि दिल्ली का है इसको किसने बनाया? तो आपके शाहजहां ने बनवाया था, इसका 2 हो जाएगा। हौज खास जो बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, इसका 3 हो जाएगा। द सिटी ऑफ सीरी अर्थात यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, इसका 1 हो जाएगा। तो 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया है? तो बताइएगा सती प्रथा रोकने का प्रयास किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिएगा सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन। राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है कि राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुसलमान इनमें से कौन था? तो चलिए बताइएगा यहाँ पर राजा जो होता है दैवी अधिकार होता है, ये दैवी अधिकार से संपन्न है, मतलब इसे मिलता हुआ जुलता सिद्धांत ये हो गया कि राजा की गरिमा। ये सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? ये प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये था बलबन। कौन? ये बलबन था। बलबन कह रहा था कि जो राजा होता है एक प्रकार से ईश्वर का अवतार होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो जो राजा का हृदय होता है वो ईश्वर की कीर्ति के प्रतिबिंब के रूप में होता है। मतलब बलबन जो आपका था अपने आप को एक प्रकार से शाहनामा समझता था, अपने आप को यहाँ पर तुलना करता था। इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कहा इसने कहता था कि जो आपका राजा होता है एक प्रकार से ये भगवान का एक दैवी अधिकार होता है ना। तो हो गया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 62 नंबर में। तो देखो पहला पॉइंट जो दिया गया है कौन सा? ये पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी ये किसके बीच हुई थी? तो भारत में गुलाम राजवंश अर्थात पानीपत की द्वितीय लड़ाई से यहाँ पर स्थापना हुआ था। यहाँ पर गुलाम वंश का हुआ था, भारत में गुलाम वंश, भारत में मुगल वंश, माफ करिए मुगल वंश हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बनेगा इसका बनेगा 4, ये आपका 4 हो गया। तराइन की दूसरी लड़ाई में क्या हुआ कि भारत में तुर्की शासन आपका आ गया था, तुर्की शासन हो गया था, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तालीकोटा के युद्ध से क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई से क्या हुआ? प्लासी की लड़ाई से हुआ क्या?
भारत में ब्रिटिश शासन आ गया तो इसका 2 हो जाएगा। कुल मिला के इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर सकते हैं कि आप मिलान कर लीजिएगा और इसी प्रकार से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो आपका हो जाएगा 4 3 1 2 4 3 1 2 कहीं पर है ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन मिल गया है 4 3 1 2 ऑप्शन मिल गया है, आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे कहा जाता था। तो चलिए बताइएगा सल्तनत काल के समय की बात किया है। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में याद रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली, और याद रखिए सल्तनत काल की बात कह रहा है, ये है आपका क्या इक्तादारी, क्या इक्तादारी, तो ऑप्शन बनेगा कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा इसे इक्तादारी कहते थे और ये इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। किसने? तो आपके इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था। याद रखिए इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था इक्ता प्रथा की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः को जला लेने वाले दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो चलिए बताइएगा यहाँ पर कौन हो जाएगा। कह रहा है किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्यों का भयानक चित्रण यहाँ पर किया है? तो किसने किया है? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर इब्न बतूता ने किया है। किसने? तो आपके इब्न बतूता ने किया है। अब ये इब्न बतूता कौन है? इब्न बतूता कौन है? तो यहाँ पर याद रखिए इब्न बतूता की बात करते हैं तो ये 1313 में, कब? 1333 में, माफ करिए 1333 में ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था, है ना। तो याद रखिए इसने पुस्तक लिखा था रेहला। क्या लिखा था? रेहला लिखा था। उसी में वर्णन किया है इस जीवन चित्रण का। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और जो लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं और अभी लाइक करने के लिए भूल गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जैसे आते हैं तो आप लोग लाइक कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगने लगता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक से तुरंत कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए 65 का जवाब देना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। बताइएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर आपके इल्तुतमिश। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। इल्तुतमिश है जिसने कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। वहीं पर एक क्वेश्चन और से पूछा जाता है कि इसकी 5वीं मंजिल अर्थात कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है इसको किसने बनवाया? तो इसको बनवाया था किसने? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन थे भाई? तो आप याद रखिए फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर 5वीं मंजिल इसकी बनवाई थी। याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है इल्तुतमिश को, तो याद रखिए गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो आपके इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस तुर्की सुल्तान द्वारा रक्त और लौ की नीति अपनाई गई थी? चलिए बताइएगा किस तुर्की सुल्तान द्वारा रक्त और लौ की नीति अपनाई गई थी? यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 66 नंबर में, और 66 को सुना रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर आपके बलबन के द्वारा। याद रखिएगा कि आपकी रक्त और लौ की नीति जो अपनाई थी वो आपके किसने? तो आपके बलबन ने अपनाया था। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। मतलब देखा जाए जो बलबन का जो राजस्व सिद्धांत था वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कठिनाई का था, है ना। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त मानता था, है ना, और कह सकता है कि कहता था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। अगर वही निरंकुश नहीं होगा तो जनता सही से कार्य नहीं करेगी, या इसलिए इसने अपनी नीतियों को बहुत ही कठिनाई से लागू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की है? भारत में तंबाकू के प्रचलन की जो शुरुआत की थी वो किसने किया था? अंग्रेजों ने, ईरानियों ने, मुगलों ने या पुर्तगालियों ने? चलिए सही आंसर देना है और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए जवाब आ रहा है डी नंबर, सही है, लॉक करिए ऑप्शन। यहाँ पर डी हो जाएगा पुर्तगाली, अर्थात भारत में जो तंबाकू का प्रचलन शुरू हुआ था वो आपके पुर्तगालियों ने। अगर आपसे ये पूछे कि खेती की शुरुआत कब हुई, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तब याद रखिएगा आपको जवाब देना है जहांगीर के समय। किसके समय? तो आपके जहांगीर के समय शुरुआत हुई थी यहाँ पर खेती। क्लियर है, इस प्रकार से ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए ऑप्शन आ रहा है कृष्णा नदी की सहायक नदी है कौन? तुंगभद्रा है। देखो हमने आपको बताया जब कभी तुंगभद्रा ऑप्शन में ना दिया हो तब यहाँ पर कृष्णा नदी को लॉक करना है, लेकिन जब कृष्णा भी साथ में दिए है और तुंगभद्रा दिए है तो हमें पता है नहीं तुंगभद्रा जो आपका है उसी के किनारे है, तो आपको ऑप्शन सी लगाना है। कृष्णा मत लगाइएगा, तब आपको तुंगभद्रा लगाना होगा, ठीक है ना। इस नदी के तट पर आपका स्थित है। आपको याद होगा विजयनगर राज्य की स्थापना जो कि आपके 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने किया था जो कि आपके हैया और बुक्का थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। अब आपको पता भी हो गया है कि कर्नाटक का एक नया जिला बन गया है जिसका नाम रखा गया है विजयनगर रखा गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया? तो चलिए बताइएगा कि जयचंद कब और कहां पर मारा गया था? यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर आपको नाम के अनुसार से नाम भी आपको दिया है क्योंकि आपको पता है चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन? चंदावर का युद्ध हुआ था, तो चंदावर के अनुसार आपको यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर चंदावर 1193, वैसे चंदावर
चंदावर का युद्ध हुआ था कब, तो आपकी 1100 यहाँ पर 94 हुआ था। लेकिन हमने बताया था इस क्वेश्चन को अमीन ने सही किया था, बी वाला ही लगाना है, तो याद रखिएगा चंदावर वाला लगा दीजिएगा। अगर हाँ मान लो एक ऑप्शन और दिया होता, एक ऑप्शन दिया होता चंदावर 1194, तब आप वही सही करते, ठीक है ना, क्लियर है ना। बस डेट याद रखिएगा, डेट याद रखना है 1194 को युद्ध आपका हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ देख लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि अगर आप एग्जाम में आता है, क्योंकि क्या हुआ था इस क्वेश्चन में संशोधन किया गया था, जिन लोगों ने करके आए थे उनको यहाँ पर एक नंबर सबको मिल गया था। मतलब देखा जाए तो इस बार को जो प्रैक्टिस सेट में दे दिया है, इनमें से दे दिया, इनमें से कोई नहीं, है ना, क्योंकि इसने शुद्ध दे दिया है, इनमें शुद्ध दे दिया इस बुक में। ये शुद्ध क्या था, तो शुद्ध था आपका 1194 चंदावर, ठीक है, चंदावर। अगर उसमें ऑप्शन नहीं था, जब पेपर आया था मीन का, तब ये ऑप्शन नहीं दिया गया था, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं दिया गया था। अब आपके पास ऑप्शन दे दिया है तो आप डी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा, क्लियर है ना। अब इसमें ऑप्शन जब दे दिया है कोई नहीं, तो आप कोई नहीं लगा सकते हैं, 94 होगा यहाँ पर 1194, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी। चलिए जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए आपका जवाब आ रहा है 70 नंबर में कि भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी। यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा, चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर जवाब आया है 70 नंबर में, ऑप्शन लगभग आ चुका है सभी का। यहाँ पर आपका बी नंबर है, कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो कि 1526 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें से बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। एक पॉइंट याद करिए, क्योंकि एक बार हमने देखा था, एक बार यहाँ कई बार एग्जाम में हमने देखा है कि डेट कभी पूछ लेता है अप्रैल में, ठीक है, कौन, तो डेट याद रखिएगा 21 अप्रैल। ये कभी कभी ऐसे होता है 21 अप्रैल 1526, 22 अप्रैल 1526, 23 अप्रैल 1526, 24 अप्रैल 1526, तो ये डेट याद रखिएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा, संस्थापक जो की सूची है और संप्रदाय दिए गए हैं, इनको आपको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। देखिए शंकरदेव दिया गया है, क्या शंकरदेव, अब शंकरदेव कौन से पंथ से, यहाँ पर देखिएगा कि शंकरदेव जो थे एक शरण धर्म मानते थे, क्या एक शरण धर्म मानते थे, इसका आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। जगजीवन की बात करते हैं तो ये सतनामी थे, यहाँ पर सतनामी हो जाएगा 3। और अगला दिया है लालगिन या लाल बेग, ये जो आपके थे अलखनामी थे, इसका अलखनामी हो जाएगा 2 हो जाएगा। और गोविंद प्रभु, तो गोविंद प्रभु की बात करते हैं तो ये आपके महानुभाव पंथ थे, तो इसका आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये अच्छा, इसका आपका कौन था भाई, ये आपका 2 इसके साथ है और एक आपका इसके साथ है, तो 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। चलिए बताइएगा, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा सही क्या हो जाएगा, चलिए जवाब आ रहा है अकबर आ रहा है। और बताइएगा यहाँ पर 72 नंबर में ऑप्शन आ गया है डी नंबर, याद रखिए शेर शाह सूरी, है ना, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, शेर शाह सूरी आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। यहाँ पर बताइएगा कि ऐसे कौन सा जैन विद्वान था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, हेमचंदो, हरविजय और वस्तुपाल और आपके भद्रबाहु। तो जवाब बनेगा आपका बी नंबर, याद रखिएगा कि हरविजय किसकी, तो हरविजय इसका सम्मान बहुत करता था अकबर, ठीक है ना। याद रखिए अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि भी दी गई थी, याद रखिएगा कि हरविजय को जगत गुरु की उपाधि भी यहाँ पर दी गई थी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। चलिए बताइएगा कि कौन सा राजपूत वंश था जो कि अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। यहाँ पर 74 नंबर में 74 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ए नंबर, सिसोदिया वंश, बिल्कुल सही है। आपको याद होगा कि मेवाड़ के शासक थे जो कि आपके सिसोदिया वंश से संबंधित थे, है ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था। चलिए 76 का जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, अकबर ने किसका निर्माण नहीं करवाया था, हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल और आपकी मोती मस्जिद। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर 76 नंबर में ऑप्शन आ गया है डी नंबर, मोती मस्जिद। याद रखिए मोती मस्जिद का निर्माण जो कि आपकी शाहजहां के द्वारा कराया गया था, जो कि आपके 1654 में, कब 1654 में आगरा के किले में निर्माण हुआ है मोती मस्जिद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया। तो चलिए बताइएगा, मनसबदारी यहाँ पर कह सकते हैं कि व्यवस्था का सूत्रपात किया, यहाँ पर 78 का जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 78 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब देना है, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, आपके अकबर ने किया था, तो बिल्कुल जवाब सही है, सी नंबर आपका हो जाएगा कि अकबर ने किया था, अकबर ने शुरू किया था, क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। चलिए बताइएगा कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था, यहाँ पर जवाब देना है और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 79 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, 1/3 क्या हो जाएगा, तो 1/3 यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अकबर ने जो किया था, अकबर ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
चलिए कह रहा आपसे निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? बताइए यहाँ पर कौन कौन मुगल सम्राट रहे हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है? ठीक है, चलिए बताइएगा। चलिए 80 नंबर में 80 नंबर बी आ रहा है बाबर और आपके जहांगीर। देखो बाबर ने लिखा था बाबरनामा, ठीक है, बाबर ने लिखा था बाबरनामा और जहांगीर ने लिखा था तुझके जहांगीरी, ठीक है ना। बाबर ने बाबरनामा और जहांगीर ने तुझके जहांगीरी लिखा था। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? चलिए बताइएगा कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? यहाँ पर 81 का जवाब देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आपने पढ़ा भी होगा। आपका जवाब आ रहा है सी नंबर जहांगीर आ रहा है, तो सही जवाब है यहाँ पर आपका जहांगीर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वह कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी थी? बताइएगा ऐसी कौन सी इमारत है जो पहली इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी थी? यहाँ पर 82 नंबर में। तो ये आपका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है जो कि यहाँ पर शुद्ध संगमरमर से बनी थी। क्या? शुद्ध संगमरमर से बनी थी, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बनी कहाँ पर है? तो आपके फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 83 नंबर में। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब, किसमें? यहाँ पर देखो दिया है औरंगजेब ने, तो औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? यहाँ पर सहिस्ता खां, सहिस्ता खां जो कि इनके मामा थे, याद रखिए। यहाँ पर सहिस्ता खां को भेजा गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अपने मामा को भेजा था कब? तो आपके 1660 में भेजा था। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन दिया है छत्रपति शिवाजी की किस मराठा घराने से संबंधित है? छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? 84 नंबर में जवाब देना है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये भोसले परिवार से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई भोसले, है ना। तो इस प्रकार से शिवाजी की अगर बात करते हैं तो आपके भोसले खानदान से संबंधित है। और जन्म हुआ था कब? तो आपके 1627 में हुआ था। और इन्होंने जो राज्य तिलक कराया था वो 1674 में कराया था। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। इनकी राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ इनकी क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? पेशवा द्वारा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? चलिए बताइए, जो पेशवा प्रथा थी ये ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी? यहाँ पर याद रखिए बाजीराव सेकंड, ठीक है ना। बाजीराव सेकंड के समय से जो पेशवा प्रथा थी, है ना, ये समाप्त कर दी गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, मतलब हिंदू स्वराज स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, ये आपका कौन सा अंतिम हिंदू राजा था? 86 में। यहाँ पर आपका छत्रपति शिवाजी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। शिवाजी आपके थे, ठीक है ना। और यहाँ पर अपने आप को हिंदू पादशाही के अंगीकृत भी किया था। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पर भोसले परिवार से थे, तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो चलिए भारत का पहला रुपया जो था मुद्रित हुआ, जो कि चांदी का था, और ये किसके शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन सी नंबर शेर शाह आपका जवाब हो जाएगा। शेर शाह, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ये एक चांदी का रुपया था जो कि कह सकते हैं कितना वजन का था? तो 178, कितना? 178 ग्रेन का था। ठीक है, 178 ग्रेन का था, चांदी का था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। जवाब आ रहा है बी नंबर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर एक प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? चलिए, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? 90 का जवाब देना है। और यहाँ पर याद रखिए आपके ऑप्शन हो जाएगा डी, ये आपके हुमायूं। यहाँ पर देखो दे दिया गया सहयोगी थे, है ना, तो यहाँ पर जवाब देना है डी नंबर। यहाँ पर आपका हुमायूं याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? चलिए बताइएगा कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर। तो 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर पुर्तगाली क्या हो जाएगा? यहाँ पर पुर्तगाली के द्वारा मारा गया था। याद रखिए पुर्तगालियों के द्वारा मारा गया था 1537 में। ठीक है, और ये गुजरात के बंदरगाह के समय ये क्या कर रहे थे? निरीक्षण करते समय मारा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, लेकिन यहाँ पर इनकी जो नगर थी, मतलब इनकी धार्मिक राजधानी क्या थी? तो इनकी धार्मिक राजधानी थी वो थी आपकी अमृतसर। ठीक है ना, तो दोनों पॉइंट याद
रखिएगा। राजनीतिक बोले तो आपको लाहौर, और अगर धार्मिक पूछे तो आपको अमृतसर आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? चलिए यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया? 93 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये है आपका बक्सर का युद्ध। याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध जो कि आपका हुआ था कब? तो आपके 1764 में हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक थे शाह आलम सम्मिलित रूप से यहाँ पर अंग्रेजों की सेना से लड़े थे, जो कि अंग्रेजी सेना में थे हेक्टर मुनरो, उन्होंने पराजित कर दिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस खालसा सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित में से द्वारा? मतलब सिख खालसा स्थापित किया गया किसके द्वारा? यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है बी नंबर, आपके गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। और कब किया गया था? तो आपका 1699 में। कब? 1699 में यहाँ पर किया गया था। धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे गोविंद सिंह। ठीक है ना? और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला दिया गया है, चलिए हाँ, यहाँ पर पॉइंट आपका आ गया है, जो कि अगला आ गया है ब्रिटिश राज, है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश राज जो दिया है इसके बारे में। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका दिया है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? यहाँ पर 28 जवाब दे रहे हैं, और जवाब दीजिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, आंसर आपका जरूर सही होगा। 28 नहीं है भाई, ये 28 नहीं है, ऑप्शन सी है आपके 1849 में। कब? 1849 में। आपको याद होगा कि डलहौजी का शासनकाल याद रखिएगा, डलहौजी के शासनकाल के अनुसार याद रखिएगा, क्योंकि राज्य हड़प की नीति उसी ने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर 1849 का जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये बताइएगा कि जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई कब? 1761 में, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय का एक नाम और था अली गौहर, इसका एक नाम और था, जो कि नाम पूछा जाता है अली गौहर का नाम से कौन था? तो अली गौहर इसका नाम था, अली गौहर आपको हो जाएगा, अली गौहर। ठीक है ना? अली गौहर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आंसर भी दिया गया है कि कैराफ से 1651 में क्या दिया है? ये 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पर बंगाल में कहां पर? तो कासिम बाजार में। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन कि मुर्शिद कुली खान अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहां के नवाब थे? बताइएगा। यहाँ पर देखो दिया है मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला, ये जो आपके नवाब थे कहाँ के थे? तो आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर आपके सिराजुद्दौला को तो आप लोग जानते होंगे, मान लो दो को नहीं जानते हो तो और तो जानते ही होंगे। यहाँ पर आपके हो जाएंगे बंगाल के। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा, कैराफ से, यहाँ पर आपके बंगाल से। ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? बताइएगा कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को उखाड़ फेंका। तो बताइएगा यहाँ पर 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 99 का ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है वांडीवास की लड़ाई। तो वांडीवास की लड़ाई ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? तो आपके 1760 में, और 1760 में से ही फ्रांसीसियों का कार्य यहाँ से समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है? और यहीं से स्टार्ट हो जाता है अंग्रेजों का शासन एक सूर्योदय के रूप में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? यहाँ पर सी नंबर राजा राम मोहन राय। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर राजा राम मोहन राय आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, आपका यहाँ पर सी आपका हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? इतना आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर राजा राम मोहन को पैगंबर के साथ साथ, नए भारत के पैगंबर के साथ साथ और भी नाम पुकारे जाते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रवाद, है ना, और पुकारा जाता है यहाँ पर नौ जागरण का अग्रदूत। ठीक है? नौ प्रभात का तारा। ठीक है? नौ प्रभात का तारा, नौ जागरण का अग्रदूत, पैगंबर, पुनर्जागरण का पिता, कई नामों से जानते हैं। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत जरूरी था, जिसके बारे में आपने पढ़ा। अब आते हैं हम लोग अपने स्पीड के साथ। ठीक है? ये पहला क्वेश्चन था, तो थोड़ा सी स्पीड लाने में समय लगता है। चलिए बताइएगा कि द लायन मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? बताइएगा। यहाँ पर जवाब से क्या हो जाएगा? द लायन मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? 101 का ऑप्शन देना है, और जवाब आ रहा है सैयद अहमद खान, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर। याद रखिएगा ये है सैयद अहमद खान का है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ये आपके मॉडल पेपर में देखने को मिला होगा, यही क्वेश्चन सेम टू सेम। क्लियर है ना? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करते हैं। 102 का ऑप्शन इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका वारेन हेस्टिंग। याद कि वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था, याद रख लीजिएगा, है ना? और यहां पर आपको याद होगा कि आपके वारेन हेस्टिंग को चूहा और नेवला, एक झूठ बहनों का ठेकेदार, मतलब कई नाम से संबोधित किया गया है। ये जो आपका वारेन हेस्टिंग है, इसको कई नाम दिए गए हैं, जैसे पहला नाम आपको बता रहे हैं चूहा और नेवला,
दूसरा एक था एक झूठ बैलों का ठेकेदार, अन्याय का मुखिया, कई नामों से संबोधित किया गया है, याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था? बताइएगा ऐसा कौन सा राज्य था जिस पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति का प्रयोग नहीं किया गया? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर आपको? बन जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर 17। चलिए बिल्कुल जवाब यहां पर बनेगा 17 या पंजाब। चलिए 17 या पंजाब, तो काफी लोग 17 दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, तो आपका ए नंबर तो होगा नहीं। तो कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर पंजाब। याद रखिएगा यहाँ पर जो 17 है ये तो पहला ही विलय हुआ था, है ना। राज्य हड़प नीति के तहत जो 17 था ये तो पहले ही आपका हो गया था। याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, पंजाब राज्य को हड़प नीति के तहत यहाँ पर नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पर एक कह सकते हैं कि कब्जा, मतलब किस प्रकार से कब्जा के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहां पर आपसे अगला दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन है कि मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? यहां पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहां पर सही जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 104 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर 10 मई 1857। क्या 10 मई 1857 ऑप्शन बनेगा सी नंबर। याद रखिएगा विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पर 10 मई 1857 ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए 1857 की क्रांति के दौरान गोरखपुर से किसने कमान संभाला था? चलिए बताइएगा गोरखपुर से कमान जो संभाला वो किसने संभाला था? 105 नंबर में कौन सा बनेगा? 105 को ऑप्शन आ रहा है यहां पर, याद रखिए डी नंबर बनेगा। ये है आपके गजाधर सिंह। कौन है? तो आपके गजाधर सिंह है, जो कि गोरखपुर से इन्होंने कमान संभाली थी। ऑप्शन डी नंबर राइट बनेगा। ठीक है, डी नंबर आपका बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? चलिए बताइएगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कब हुई थी? डेट आपको बताना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 1858 तो पता है ना, लेकिन आपको डेट याद रखिएगा कि 17 जून। क्या 17 जून 1858 ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि लगभग काफी लोगों के जवाब यहाँ पर सही आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आप देख पा रहे होंगे वो कुछ आपके यहाँ पर विद्रोह हैं जिनका यहाँ पर कह सकते हैं क्या किया गया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इनका नेतृत्व किया है ना। तो देखिएगा पहला पॉइंट दिया है डोम्पा डेरे, ये कोया विद्रोह है ना। यहाँ पर आपका कोया विद्रोह, इसका आपका 3 हो जाएगा। ईशान चंद्र राय ने क्या किया था? ईशान चंद्र राय ने पावना विद्रोह का समर्थन किया था, कह सकते हैं नेतृत्व किया था, इसका 4 हो जाएगा। बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो इन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया, इसका 2 हो जाएगा। और राधा कृष्ण दंड सेन ने, याद रखिएगा, इन्होंने सबर विद्रोह का यहाँ पर नेतृत्व किया, तो इसका 1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में, मतलब देखा जाए सबसे ज्यादा सुधार, है ना, किसके समय? लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार किसे माना जाता है? तो याद रखिए कृषि सुधार को माना जाता है। किसे? कृषि सुधार को माना जाता है। खास करके इन्होंने यहाँ पर अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध के बारे में यहाँ पर बताया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, एग्रीकल्चर फार्म। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ये खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? ये बताइएगा जो खुली प्रतियोगिता आपकी है इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना, तो भारतीयों के लिए प्रवेश के लिए यहाँ पर किसने संभव बनाया? यहाँ पर आपके ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, डलहौजी, मेयो या करीपन। जवाब क्या बनेगा? 109 नंबर में। तो याद रखिए डलहौजी, है ना। यहाँ पर आपको याद होगा कि जो आपका 1853 का कौन सा, यहाँ पर 1853 का जो आपका चार्टर एक्ट आया था, इसी में से इंडियन सिविल सर्विसेज की नियुक्तियों के प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था इन्होंने कराया था, है ना। तो इस प्रकार से याद रखिए उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस चार्टर एक्ट के से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? अर्थात इसके पहले क्या था कि चीन के साथ व्यापार होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन यहाँ पर एक चार्टर एक्ट आया जिसमें से इसके व्यापार आपके क्या हो गए? एकाधिकार समाप्त हो गए। ये था आपका चार्टर एक्ट आपका 1833। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है यहाँ पर कि में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्तांतरित की गई थी। कुल मिला के देखा जाए कि यहाँ पर कह सकते हैं कौन सी ईस्वी में, कौन से सन में हैदराबाद के निजाम के साथ पहली सहायक संधि की गई थी? डेट याद रखिए 1798। कब? 1798 डेट आपका बन जाएगा बी नंबर। ये 1798 में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्तांतरित की गई थी और वेलेजली द्वारा शुरू की गई थी। याद रखिए सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो आपके वेलेजली ने किया था। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? याद रखिए ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए हैदराबाद के बाद मैसूर, मैसूर के बाद अवध, इसके बाद बरार के जो आपके भोसले, सिंधिया, जोधपुर, मतलब कई ऐसी सहायक संधि से इनको जूझना पड़ा था। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन आ गया है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो ये बताइएगा जब ये बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर युद्ध होने के बाद एक सहायक संधि हुई और सहायक संधि के तहत यहाँ पर एक भुगतान के लिए बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को कितने
रुपए भुगतान देंगे? याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सबका आ रहा है बी नंबर। तो चलिए ऑप्शन को भी को आपको लॉक करते हैं। यहाँ पर 26 लाख रुपए, कितने 26 लाख रुपए यहाँ पर संधि हुई थी, तो 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया था कंपनी ने मुगल बादशाह को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मिलान यहाँ पर करना है, मिलान करना है। चलिए यहाँ पर देखिए कोई ऐसे आपके प्रतिबंध थे जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। कह रहे रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर क्या किया? तो देखिएगा रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर जो किया था क्या कि बंगाल में द्वैध शासन, क्या रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन, इसका आपका 3 हो जाएगा। और विलियम बेंटिंक ने क्या किया था? अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर लाए थे, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। और चार्ल्स मेटकाफ, जो चार्ल्स मेटकाफ थे, इन्होंने क्या किया? इनका योगदान किससे था? इनका योगदान था प्रेस प्रतिबंधों को हटाना, अर्थात जो प्रेस में प्रतिबंध थे वो आपके हटा दिए गए, इसका 1 हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन के साथ लॉर्ड कर्जन जुड़े हुए हैं, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 4 1 2 ऑप्शन आपका पहला ही राइट हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाइए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्तंभ मरारी बंदोबस्त किसने लागू की थी? चलिए बताइएगा, स्तंभ मरारी बंदोबस्त जो लागू किया वो किसने लागू किया था? चलिए यहाँ पर देखिएगा आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ये क्या है? एक भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्नवालिस थे, कौन? तो आपके लॉर्ड कार्नवालिस थे, याद रखिएगा। ये आपके स्तंभरारी, जगीरदारी, मालगुजारी एवं आपकी बीसोदासी, ये सभी प्रकार के अनेक नामों से इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस आपके हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक इस क्षेत्र में ये आपकी लागू हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो चलिए आपने 1857 की क्रांति पढ़ा है और आपके टॉपिक में स्पेशल टॉपिक आपको दे दिया गया है। स्पेशल आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा 1857 के बारे में, डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे हमने वीडियो बना दिया है तो आप लोग बोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिसंबर, अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका हो जाएगा कि दिसंबर 1856 में, याद रखिएगा ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलिए कह रहा है मंगल पांडे की घटना जो घटित हुई थी ये कहां से घटित हुई थी? मंगल पांडे की घटना जो घटित हुई ये कहां से घटित हुई? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए 16 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बैरकपुर से, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन बी है बैरकपुर में आपकी घटना एक घटित हुई थी। आपको याद होगा 29 मार्च, क्या 29 मार्च डेट याद रखिएगा, ये 29 मार्च 1857 को, ठीक है 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना आपकी कौन थी? तो ये बताइए पहली घटना जो आपकी थी ये कौन थी आपकी 1857 स्वतंत्रता संग्राम की? चलिए यहाँ पर दिया कानपुर में विद्रोह, नाना साहब का नेतृत्व संभालना, क्या ये पहले आपकी घटित थी? फिर दिया गया बेगम हाजिर द्वारा अवध का नेतृत्व, भी नहीं है। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन जो सी नंबर है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ये इनकी पहली घटना की होती है, याद रखिएगा। ठीक है, 11 मई को पहुंच गए थे दिल्ली से, मेरठ आपके पहुंच गए थे, ठीक है ना। और अपने जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह दूती से अपील किया था, है ना, उनको कहा था नेतृत्व करने के लिए। इस प्रकार से ऑप्शन सी नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? बताइएगा कि जो महारानी लक्ष्मीबाई है इनका जन्मस्थली इनमें से कौन सा हो जाएगा? 118 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, याद रखिए वाराणसी है। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर इनका पूछा जन्मस्थली, जन्मस्थली क्या है? यहाँ पर वाराणसी है, याद रखिए वाराणसी आपका हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर आपसे पूछे कि जो लक्ष्मीबाई थी इनके बचपन का नाम क्या था, तो मणिकर्णिका, क्या इनका मूल नाम था? मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। क्लियर है ना। और इनका जो जन्म हुआ वो वाराणसी में, जो कि गोलघर आपने सुना होगा, गोलघर, ये जन्म हुआ था कब? तो 1835 में। कब? 1835 में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से कौन हो जाएगा? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? चलिए 19 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है खान बहादुर खान, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। ये थे आपके खान बहादुर खान को बरेली ने अपना एक नवाब चुना था, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। दिया गया क्वेश्चन यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर स्थित है? तो चलिए बताइएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहां पर स्थित है? फटाफट जवाब देते रहिए। अगर आपको जवाब आ रहा है तो आप तुरंत जवाब दीजिए, नहीं आ रहा है तो आराम से सुनते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए जवाब आ रहा है ग्वालियर, बिल्कुल सही है। याद रखिए कहां पर है, तो आपकी ग्वालियर में है। ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। दिया गया है यहाँ पर
कि महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था? ये बताइएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना जो करना पड़ा, ये किससे सामना करना पड़ा था? आपको याद होगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति थे, कौन? आपके यूरोज। कौन? यहाँ पर यूरोज, जिन्होंने कहा था, एक शब्द भी कहा था कि आपके औरतों में अर्थात भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली आपकी मर्द है ना? तो ये कहा था आपके यूरोज ने। तो इसे आपको यहाँ पर पॉइंट याद भी रख लेना है, ठीक है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ये टॉपिक आपके स्पेशल दिया गया है। स्पेशल का मतलब है ये क्वेश्चन तो आपका 100% है कि 1857 से पूछा जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन, चलिए अवध, चलिए बिल्कुल सही है, बेगम ऑफ अवध। अर्थात यहाँ पर जो लखनऊ में नेतृत्व किया था वो आपके बेगम अर्थात बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है ना? और याद रखिए, एक पॉइंट पूछ ले कि लखनऊ में विद्रोह कब हुआ था? तो 4 जून को। कब? तो 4 जून को हुआ था, 4 जून को, जो कि 1857, ठीक है, 4 जून 1857 को यहाँ पर विद्रोह हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों का जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर, तात्या टोपे। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, याद रखिएगा तात्या टोपे होंगे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। धोखा किसने दिया था? इनके मित्र का नाम था यहाँ पर क्या? तो मान सिंह था, ठीक है। मान सिंह जो नाम था, मान सिंह इनके दोस्त थे, उन्होंने ही क्या किया? इन्हें धोखा दे दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा कि कुंवर सिंह और कुंवर सिंह जो संबंधित थे, ये कहां से संबंधित थे? आप सभी को याद होगा, यहाँ पर आपके बिहार से, है ना? बिहार के आरा से यहाँ पर ये नंबर राइट। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के यहाँ पर क्वेश्चन आपको सामने यहाँ पर आ गए हैं। कह रहे वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था? तो बताइएगा, क्योंकि अब 5 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, तो अच्छे से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया? तो चलिए अभिनव भारत का जो गठन किया वो किसने किया था? यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? तो सही जवाब इनमें से क्या बनेगा? तो चलिए 1 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका वीडी सावरकर। तो देखिए बिल्कुल सही है, आपका जवाब ये हो जाएगा वीडी सावरकर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट को आपको याद रखिएगा। इन्होंने 1889 में नासिक महाराष्ट्र में एक मित्र मेला नामक संगठन किया था बाद में, जो कि अभिनव भारत का नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? बताइएगा, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास किया गया वो कब किया गया था? याद रखिएगा, डेट है आपकी 1908। क्या? 1908 इसका राइट आंसर बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, 1908 हो जाएगा। आपको याद होगा खुदीराम बोस और आपके कौन थे? प्रफुल्ल चाकी थे, जिन्होंने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड क्या हुए थे? बच गए थे दुर्भाग्य से, है ना? तो इस प्रकार से ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। दिया गया निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? यहाँ पर बताइएगा आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए यहाँ पर आपके भगत सिंह भी आपके शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, लेकिन यहाँ पर जो आपके शिव वर्मा है, कौन? शिव वर्मा इसमें से आपके शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। निम्न पंक्तियों को किसने लिखा था? बताइएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं ए कातिल में है। तो चलिए जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, और देखते हैं कौन कौन इस बार पीटी को क्वालिफाई करने वाला है। बचे हुए दिनों में कितना मेहनत कर पाता है, और अगर आप इन बचे दिनों में मेहनत करते हैं तो पीटी आपकी निकल जाएगी, और पीटी निकल गया तो समझो कि हर एक काम आपके बनते चले जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए 4 ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, ये आपके राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपके बिस्मिल थे, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दिया गया भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का जो स्मारक है ये कहाँ पर स्थित है? तो चलिए भगत सिंह जो कि फिरोजपुर में है, कहाँ पर है? फिरोजपुर में, याद रखिएगा। 23 मार्च को हजारों लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा, आपको पहली बार पढ़ रहे हैं तो नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो चलिए यहाँ पर किसे, कौन से क्रांतिकारी थे जिसे फांसी नहीं हुई थी? यहाँ पर जवाब आ रहा है बटुकेश्वर। चलिए आपने अच्छे से तैयारी किया है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, आपने सभी मॉडल पेपर को पढ़ा है। ये क्वेश्चन आपका था बटुकेश्वर, है ना? कौन? तो आपकी बटुकेश्वर को यहाँ पर कह सकते हैं कि फांसी की सजा नहीं हुई थी, याद रहेगा। इतना तो आपको याद है कि यहाँ पर 23 मार्च 1931 को यहाँ पर राजगुरु सुखदेव, है ना, इनको मौत की यहाँ पर सजा सुनाई गई और इन्हें फांसी की सजा दी गई 23 मार्च 1931 को, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर जो बटुकेश्वर थे ये कहाँ चले गए थे? बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दे दिया गया था और इन्हें सेल्यूलर जेल में भेजा गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो सेल्यूलर जेल है, क्या जो आपकी सेल्यूलर जेल है वो कहां पड़ती है? याद रखिए अंडमान में। कहां पर? अंडमान में पड़ती है सेल्यूलर जेल, जहां पर काला पानी की सजा होती थी, याद रखिएगा। वहां से कोई व्यक्ति वापस नहीं आ पाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था? चलिए
यहाँ पर बताइएगा कि किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। मतलब अगर आप विदेशी वस्तु की बर्बादी करोगे तो इनके लिए व्यवहार हो जाएगा, सर्वोत्तम व्यवहार होगा। ये महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्तुओं को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ क्या है, सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित ब्रिटिश उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक क्या समझता था। चलिए बताइएगा, ये ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था ना। यहाँ पर जो ब्रिटेन था वो भारत को एक क्या करता समझता था, निर्मित वस्तुओं को एक बड़ा बाजार समझता था। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि गांधी जी ने इसका बहुत ही भयंकर यहाँ पर विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नौआखिली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। यहाँ पर देखो दिया है नौआखिली काल, है ना। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी, ये प्यारेलाल थे। कौन, तो ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर जो प्यारेलाल है, याद रखिएगा, ये नौआखिली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन थी एक सुशीला नैयर, जो कि गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी, है ना। जो गांधी जी की जो चिकित्सक थी वो इनकी बहन थी। कौन, सुशीला नैयर, ठीक है ना। क्लियर है आपका। और यहाँ जो प्यारेलाल है वो गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारेलाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। यहाँ पर जवाब देना है आपका 10 नंबर में। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे तो आप तुरंत जवाब लगा सकते हैं। यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर, देखो आपको बताया भी था कि वाई कोम, है ना, कौन सा विद्रोह है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वाई कोम सत्याग्रह, है ना। ये जो मंदिर में प्रवेश से संबंधित था, क्या मंदिर में प्रवेश संबंधी सत्याग्रह था, जो कि गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, है ना। जबकि आपको पता है खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह सहयोग में इन्होंने नेतृत्व किया था। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। यहाँ पर जवाब देना है सही क्या हो जाएगा 11 नंबर में। तो देखिए खेड़ा की अगर बात करते हैं, खेड़ा आपकी 1918 में हुई थी, है ना। खेड़ा क्या हुई थी, तो आपके 1918 में हुआ था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपकी 1930 में हुआ था। कब, 1930 में हुआ था, 30 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन, ये आपका असहयोग आंदोलन 20 में हुआ था, 1920 में हुआ था। और इसके बाद चंपारण, ये 17 में हुआ था। तो देखो कितना इजी था, मतलब देखा जाए ये क्वेश्चन जो आपके है इसी से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर जो चंपारण है, कौन है सबसे पहले घटना कौन सी घटी, तो चंपारण घटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, चंपारण 1917 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बंग भंग का उद्देश्य क्या था। बंग भंग का उद्देश्य इनमें से कौन था, यहाँ पर जवाब देना है। और आपका जवाब आ रहा है बंग भंग। ऑप्शन बनेगा, देखिएगा, कह से मुसलमानों की मांग मानना, या हिंदुओं और मुस्लिमों को संतुष्ट करना, या विद्रोह को दबाना, या पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में तनाव करना। बिल्कुल सही है, बात आपको बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ये पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है, क्यों। बताइएगा। 1916 का यहाँ पर लखनऊ जो समझौता था वो थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हैं इनके लिए एक प्रकार से देखा जाए समझौता था, विशिष्ट रूप से था। ऐसा क्यों, क्योंकि 1916 में क्या हुआ था कि जो आपके कांग्रेसी के दोनों समूह थे, गरम दल और आपका नरम दल, दोनों ही दल क्या हो गए थे, आपस में मिल गए थे। इनके बीच जो मतभेद था उसमें सुलझाव हो गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। नोट रखिएगा, यहाँ पर 1916 की बात किया है। ये अलग कब हुए थे, तो आपके 1907 में अलग हुए थे। 1907 का हुआ था तो आपकी सूरत देखा और अलग हो गए। तो यहाँ पर सूरत में अलग हुए थे और लखनऊ में क्या हो गए, यहाँ पर मिल गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजद्रोही फकीर अर्थात यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया था। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा समझिए। कह रहा से कि राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध जो किया था वो किसने किया, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, लॉर्ड लिथगो ने, या यहाँ पर आपके विंस्टन चर्चिल। याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा कौन सा, सी, विंस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा विरोध किया था और इन्होंने देशद्रोही फकीर भी कहा था, है ना। जो कि आपको याद होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा गया था, मतलब कहा था इन्हें देशद्रोही फकीर कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील साबित होगी अर्थात सिद्ध होगी। तो ये किस नेता ने कहा था। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन आ रहा है बी, लाला लाजपत राय। तो जवाब सही है, नोट करिएगा भाई, जितने लोग जुड़े हैं नोट करिएगा, लाला लाजपत राय आपका जवाब राइट हो जाएगा। घायल होने के बाद यहाँ पर कह सकते हैं इस वाक्य को, घायल होने के बाद लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जिन लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन आपका सामने आ गया है कि निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। ये भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आप लोग जवाब सही दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इस प्रश्न का आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा।
चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, याद रखिएगा यहां पर बिल्कुल सही है, यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय यहां पर जवाब हो जाएगा। हमने बताया कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, नव भारत का तारा कहा जाता है। ये 4-5 नाम के बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। चलिए लॉक करिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी, चलिए यहां पर जवाब देना है और आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए बिल्कुल सही है, आपको ऑप्शन से यहां पर लॉक करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। क्लियर है, इतना पॉइंट आपको सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, और याद रखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि व्यायाम मंडल की स्थापना कहां पर की गई थी, व्यायाम मंडल की स्थापना कहां पर की गई थी। तो थोड़ा सा यहां पर नया प्रश्न आपको मिल रहा होगा, याद रखिएगा कि यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहां पर, याद रखिए व्योम मंडल या व्यायाम मंडल की स्थापना जो की गई थी या आपके महाराष्ट्र में की गई थी व्यायाम मंडल की स्थापना। ठीक है ना, और इसका उद्देश्य था कि नौजवानों को संगठित कर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देना, है ना। जो जितने भी नौजवान इधर उधर घूमते थे, मसाला खाए, है ना, उनको क्या करते, इकट्ठा करना है और उनको शिक्षा देना है। कैसा, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए यहाँ पर व्यायाम मंडल की स्थापना की गई थी, याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया है कि 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शास्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शास्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। ये बताइएगा कि आपके जो चटगांव शास्त्रागार में छापा किया उसका नेतृत्व किसने किया। तो नेतृत्व करने वाले यहाँ पर कौन व्यक्ति थे 19 नंबर में। तो चलिए जवाब आ रहा है गणेश घोष, याद रखिएगा गणेश घोष ने किया था। यहाँ पर जो भरा जाएगा वो आपका भी भरा जाएगा कि गणेश घोष ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है ना, क्लियर है आपका। चटगांव की जो कि वर्तमान में चटगांव कहां पड़ता है, आपके बांग्लादेश में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, वहां पर पुलिस और जो सहायक बलों के शस्त्रागार थे, है ना, शस्त्रागार को क्या कर सकते हैं, लूटने का प्रयास किया था, है ना, और काफी देखा जाए अंजाम भी दे दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर 1917 का सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 20 नंबर में और 20 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर चंपारण, क्या चंपारण जो कि 1917 में था, है ना, और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी ये आपका आया था। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की जो मांग हुई, है ना, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में यहाँ पर जो की गई पाकिस्तान की मांग वो कब की गई थी। डेट आपको याद होगा यहाँ पर 1940 में। कब, तो आपके 1940 में। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का मतलब प्रस्ताव पारित किया गया था। और अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता है वो कौन है, तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है चौधरी रहमत अली। कौन, तो आपके रहमत अली है, याद रखिए रहमत अली, चौधरी रहमत अली आपका है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है मैकमोहन रेखा के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया। तो अब आपको यहाँ पर याद आ गया होगा हेनरी मैकमोहन 1914, है ना, ये तिब्बती क्षेत्र आपका है और यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 22 नंबर में। और 22 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका भी शिमला। ठीक है, शिमला, यहाँ पर शिमला आपका जवाब हो जाएगा। ये शिमला में संधि पत्र हुआ था, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन कि अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था। चलिए लॉक करिए, इस प्रश्न का सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर डी, सर सैयद अहमद खान। क्या, सर सैयद अहमद खान बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पर आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान के थे। ठीक है, याद रहेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब, तो आपके 1875 में सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना किया था, जो कि एक मुस्लिम शिक्षा का केंद्र था। क्या, मुस्लिम शिक्षा का केंद्र भी था। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया कौन सा, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। चलिए बताइएगा कि बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। यहाँ पर जवाब जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 24 को ऑप्शन देना है, आपका सही जवाब क्या बनेगा। तो चलिए जवाब आ रहा है, देखो बुनियादी शिक्षा जो कि देखा जाए अपनी वर्धा योजना में जो कि प्रस्तुत किया गया था, यहाँ पर जो ऑप्शन है सी आपके कौन, महात्मा गांधी, इन्होंने बुनियादी शिक्षा पर विचार यहाँ पर रखा था। ठीक है ना, और यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था। तो चलिए 26 का जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर सभी का आ रहा है, कह रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं, याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, इतना पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ से देखो एक पॉइंट ये बनता है कि गांधी जी ने जो शुरुआत किया था दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया था, तो याद रखिए 12 मार्च 1930 को। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया किसने कहा था। चलिए यहाँ पर बताइएगा, कह रहा किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। चलिए किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह शब्द किसने कहा है।
तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, यहाँ पर आपके गांधी अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी आपका जवाब राइट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का मूल मंत्र क्या था, तो गांधी जी का मूल मंत्र था सत्य और अहिंसा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गांधी को माना जाता है, गांधी को माना जाता है, क्या माना जाता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए 28 नंबर में लॉक करते हैं। यहां पर देख सकते हैं जवाब आ रहा है यहां पर दार्शनिक अराजकतावादी, है ना। तो याद रखिएगा बिल्कुल सही लिखा गया है कि गांधी जी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। तो जिसका जवाब यहां पर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आपका है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे 29 नंबर में। तो चलिए यहां पर जवाब आ रहा है ऑप्शन सी अरविंद घोष, बिल्कुल सही है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में मिलते हैं, है ना। तो चलिए यहां पर जवाब आ गया है ऑप्शन सी अरविंद घोष आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इन्होंने एक पत्र का भी संपादन किया था, वंदे मातरम। क्वेश्चन पूछा गया था एक मॉडल पेपर में कि वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किसने किया, वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन अर्थात संपादन जो किया था, संपादन वो किसने किया था, तो आपके अरविंद घोष ने ही किया था। क्लियर है, इतना सभी पॉइंट आपको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आ गया है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, ये शब्द जो कहा है वो किसने कहा था। तो यहां पर जवाब के थे अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। गांधी जी की हत्या के पश्चात अफसोस व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा था, ठीक है, अफसोस व्यक्त किया था, याद रखिएगा, अफसोस व्यक्त करते हुए ये लाइनें उन्होंने बोला था। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो नया क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिएगा, जो भी नया क्वेश्चन मिले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहां सीखा। मतलब गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में जो सीखा, कहां से सीखा था, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या दक्षिण अफ्रीका से। तो आप यहां पर सभी लोग बता सकते हैं ये आपके दक्षिण अफ्रीका के दौरान ही, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा डी नंबर, ये दक्षिण अफ्रीका के दौरान ही सत्याग्रह की कला को अभ्यास के तौर पर इन्होंने सीख लिया था। और आगे यही जो कला आई बहुत अच्छी तरीके से स्वतंत्र भारत को आंदोलन में और देश को आजादी दिलाने में सफलता प्राप्त किया। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आ गया क्वेश्चन कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। चलिए यहां पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। और याद रखिएगा गांधी जी से दो क्वेश्चन आपके बनने हैं, कितने, दो क्वेश्चन तक आपके बनने हैं, याद रखिएगा। तो चलिए 32 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, तो याद रखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया एक नमक एकाधिकार था, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया एक नमक अधिकार। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका। चलिए सब कुछ आपको पता है, मैंने बताया था आंदोलन की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को, पहुंचे थे यहां पर 5 अप्रैल 1930 को, और जो कि कह सकते हैं कि यहीं से एक आंदोलन की शुरुआत कर दिया था, जो कि 6 अप्रैल 1930 से, है ना। ये तीनों डेट हमने आपको बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कैराब से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बगाल की स्थापना की। तो सबसे पहले आपको याद रखिएगा कि यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद की एक साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है, अल हिलाल था, ठीक है। लेकिन सरकार ने उस पर क्या कर दिया, पाबंदी लगा दिया। इसके बाद इन्होंने एक पत्रिका और निकाली, अल बलाग, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब की गई थी, यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा सी नंबर, याद रखिएगा 1915 में, ठीक है। कब, 1915 में स्टार्टिंग की गई थी। क्लियर हो गया है। ये जो आपका अल हिलाल आया था ये 1912 में, लेकिन 3 साल बाद 1915 में अल बलाग यहां पर स्थापना कर दी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सरोजिनी नायडू का जो संबंध है किससे है, सरोजिनी नायडू का जो संबंध है किससे है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर है, ये आपका 2 हो जाएगा। M.A. जिन्ना का संबंध किससे है, तो मुस्लिम लीग से है, इसका 1 हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू का संबंध है लिबरल पार्टी से, इसका 4 हो जाएगा। और वी.डी. सावरकर का संबंध है आपके हिंदू महासभा से, तो आपका 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो चलिए बताइएगा कि जब स्वतंत्रता, कह सकते हैं कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन था, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। याद रखिए क्वेश्चन आपसे बनता है, ये जो आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना आपकी आई थी ये 14 जून, आपको याद रखिए 14 जून और आपके 1947 को योजना स्वीकार की गई थी, है ना। और यहीं पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, आचार्य JV कृपलानी इस समय क्या थे, तो आपकी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो पॉइंट आपको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 14 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों का समर्थन मिला था। एक क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो मॉडल पेपर को तो आप लोग सॉल्व करते हो, अच्छी बात है,
हमने बताया है कि मॉडल पेपर में एक प्रकार से देखा जाए तो अगर आप लोग यहाँ पर टॉप नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं पास तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम क्लासे दे रहे हैं ये आपको और एनर्जी देंगे, आपके नंबर को और सुधारेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग हो सकता है किताबों से ना पढ़ रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर किताबों के माध्यम से हम आपको यहाँ पर अवगत करा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो 36 नंबर में काफी लोग को जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर आपका सी नंबर दिखेगा, ये जो आपका असहयोग आंदोलन है, कौन असहयोग आंदोलन है, इनमें से हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला था, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग कब हुई थी, 1900 आपके कह सकते हैं 1920 से, और कब तक चला था, 22 तक चला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। ये देखो दिया गया, प्रकाशित दिया गया है, गाने की बात नहीं कह रहा है, तो बताइएगा कि किस नाम से प्रकाशित हुआ था 37 नंबर में। तो चलिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, भारत भाग्य विधाता। क्या भारत भाग्य विधाता, ये आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से जानते हैं, बस रिवीजन की जरूरत है। आइए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था। तो चलिए ब्रुसेल्स यहाँ पर देखिएगा, भाग लिए थे जवाहरलाल नेहरू, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा कि जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्र में होते हैं, वो विदेशी नीतियों का भी क्या करते हैं, आवागमन करते हैं, अर्थात उन्हीं में से आपके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। केंद्र की जो सत्ता संभाल रहे हैं वो आपके जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई और उनका मुख्य काम इस दिशा में था। चलिए बताइएगा राजा राम मोहन राय का जो योगदान रहा है आपके इतिहास में, है ना, ये क्या रहा है। चलिए शिक्षा, समाज सुधार, धर्म को ऊंचा उठाना, अंग्रेजी का परिचय। चलिए 39 नंबर में तो जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, समाज सुधार में। याद रखिएगा समाज सुधार का पहला प्रयास इन्हीं के माध्यम से किया गया था और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है ना, मानव के दूत और आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा किसने की थी। चलिए एक पॉइंट दिया गया है, अर्थात एक पंक्ति है, यहाँ पर देखिए एक लाइन दिया गया है कि भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। कुल मिलाकर इसमें ये कह सकते हैं कि भारत के लिए मात्र एक आशा क्या है, जनसाधारण। अगर भारत को स्वतंत्र कराना है, भारत में स्वतंत्रता के लिए जनसाधारण आपका है, क्योंकि इसमें से जो आंदोलन होते थे तो उसमें उच्च वर्ग के जो आपके लोग थे ज्यादा यहाँ पर भाग नहीं लेते थे, तो वही शब्द दिया है कि उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से क्या है, मृत है ना। तो ये घोषणा जो किया किसने किया। तो 40 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा, डी। ये आपके थे स्वामी विवेकानंद। कौन, तो आपके स्वामी विवेकानंद थे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर सुमेलित करिए और इसके बाद देखते हैं क्या सुमेलित करके आप लोग इसका रिजल्ट आते हैं। चलिए मिलान करिए जल्दी से, यहाँ पर क्या बन सकता है। चलिए थोड़ा पूरी सूची फर्स्ट आप दिखाई दे। चलिए मिलान करिए इसमें से। तो देखिए यहाँ पर जो आपके महात्मा गांधी थे, हिंद स्वराज, इनकी पुस्तक आपकी है, इसका आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया, और राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं तो ये आपके द व्हील ऑफ हिस्ट्री है, इसका आपका 1 हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पर इंडिया डिवाइडेड लिखी, है ना, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, अच्छा इसका 4 था, इसका 1 था, है ना। और मौलाना आजाद जो थे, इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से दिया गया है यहाँ पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 2020 में कहां की थी। चलिए बताइएगा कि असहयोग आंदोलन की जो प्रतिज्ञा ली थी वो दिसंबर 1920 में कहां की थी। चलिए यहाँ पर 42 नंबर में बंबई, कलकत्ता, लखनऊ या मद्रास, कौन बनेगा, कलकत्ता। याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था। क्या, एक विशेष अधिवेशन हुआ था जो कि दिसंबर 1920 में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसकी पुष्टि कहां पर हुई, इसकी पुष्टि हुई थी जब आपके 1920 में ही नागपुर का क्या हुआ, अधिवेशन हुआ था। क्या होता था, जब कोई जरूरी आपकी जरूरत पड़ जाती थी तो विशेष अधिवेशन आपके बुलाए जाते थे। जैसे आपने लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ा है कि विशेष अगर टीम बुलाई गई अचानक तो आपको बुला ली जाती है, ऐसे इनमें होती है। तो विशेष जो आपकी होती है वो अलग होती है, लेकिन वो जो टाइम आपका है वो फिक्स हुआ करता था दिसंबर माह में, ठीक है, जो नागपुर में हुआ था। तो इसका मतलब है 1920 में आपके 2 अधिवेशन हुआ, एक विशेष अधिवेशन हुआ था ना कलकत्ता में, और जो मेन अधिवेशन हुआ था वो आपके नागपुर में पारित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको समझाने लायक था, इसलिए हमने यहाँ पर समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 43 में, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर सुमेलित करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर देखो दिया गया कौन सा, कि एस सी बोस का जो संबंध है वो आपके किससे है, तो इनका संबंध था किसे, तो कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष कौन, एस सी बोस जो आपके थे, ये क्या थे, कांग्रेस के आपके थे, ये आपका कौन था, चलिए कांग्रेस का, बिल्कुल सही है, कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया था, इसका 4 हो जाएगा, इसका 1 है, इसका 4 है। अब्दुल गफ्फार खां की अगर बात करते हैं तो अब्दुल गफ्फार खां ये लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसका 2 हो जाएगा। सरदार पटेल की बात करते हैं तो ये किससे जुड़े थे, तो आपकी बहादुरी से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। हम यहाँ पर एक क्रम से करते हैं, लेकिन आपको कैसे करना है, जो आपको आता है उसी को पहले मिलान करना है, जो शेष बचे होंगे उनको आप आसानी से कर लोगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 4 2 3 आसन देखते हैं, 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3
1 4 2 3 ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाना है, 100% है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। अब क्रम के अनुसार आप देखेंगे तो कौन सा सबसे पहले हुआ था। देखिएगा यहाँ पर असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो आपको याद है ये 20 में स्टार्टिंग आपकी हो गई थी। 1 अगस्त 1920 को समर्थन मिल गया था गांधी जी के माध्यम से, तो इसका मतलब 2 से स्टार्टिंग होगा और 2 वाला कहां पर है, एक आपका ये ऑप्शन दिया गया है और एक ऑप्शन आपको ये दिया गया है। इसका मतलब है कि आप फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट भी आपका सही दिया गया है ना। अब 4 और 3 में आपका अंतर है। अब ये बताइए गांधी इरविन समझौता पहले हुआ है ना, या पूना पैक्ट हुआ था? दोनों में अगर एक आपने सही कर लिया तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर राइट हो जाएगा। इस क्रम से आपको पकड़ा जाता है कि किस प्रकार से करेंगे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट सभी को, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया है अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित है। अभ्युदय समाचार पत्र से जो संबंधित थे वो आपके कौन थे? चलिए 45 नंबर में जवाब आ रहा है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद रखिएगा अभ्युदय समाचार पत्र जो संबंधित था वो आपकी ऑप्शन बी जे.एल. नेहरू अर्थात सॉरी मदन मोहन मालवीय। कहां पर है मदन मोहन मालवीय? यहाँ पर डी नंबर, मदन मोहन मालवीय से संबंधित था जो आपका अभ्युदय समाचार पत्र था। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। याद रखिए 1907 में, कब? 1907 में उन्होंने इस समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। ठीक है, इस कारण से आपको डेट याद रखिए, 1907 में मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय समाचार पत्र यहाँ पर कह सकते हैं प्रारंभ किया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि 1899 में क्या दिया है, 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन था? चलिए यहाँ पर बताइए। और ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी आपको देखने को मिला है, काफी लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो चलिए 46 नंबर में तो देखिएगा यहाँ पर जो 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र जो था कौन था? 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा इंडिया। क्या था? इंडिया, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए इंडिया का जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा, कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ये प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी या किसके द्वारा? तो देखो स्वशासन आंदोलन ये शुरू किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक के माध्यम से। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक के माध्यम से यहाँ पर स्वशासन आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो चलिए काफी लोग जवाब देना शुरू कर दिए हैं और 48 नंबर का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। चलिए डी नंबर की बात करते हैं तो जीवी कृपलानी, इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, आपको हमेशा याद रहना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा? तो याद रखिए 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में, तो भाई आपको याद होगा कि कलकत्ता में ही गाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए ठीक है ना। चलिए और यहाँ पर अगर ये पूछ ले कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आपके विष्णु नारायण दत्त कौन थे? तो आपके बिशन, ठीक है, बिशन नारायण दत्त थे जो कि इसकी अध्यक्षता किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? यहाँ पर जवाब देना है कि किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था 50 नंबर में। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 50 नंबर में? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी, कैबिनेट मिशन। याद रखिएगा ये किसने? तो आपके कैबिनेट मिशन ने ही पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ये आप कैबिनेट मिशन, तो आप कह सकते हैं कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था और इसमें से यहाँ पर आपके 3 आपके लोग थे जो कि अध्यक्ष क्रम थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पैथिक लॉरेंस थे इस आपके कह सकते हैं योजना के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था? तो ये बताइएगा कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किसने किया? तो ये आपको देखो दे दिया गया बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ। तो ये कौन थे आपके? 51 ऑप्शन में से कौन सा बनेगा? तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, सैयद अहमद खान थे। ठीक है, कौन थे भाई? तो सर सैयद अहमद खान थे, है ना। 51 ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। इन्होंने कांग्रेस के विरोध में ही एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है ना, इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को हमने आपको मॉडल पेपर में सॉल्व भी कराया था, इसका जवाब आप लोग स्क्रीनशॉट में रख लीजिएगा और स्टेटस में भेज दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित का मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर जो सुधार आंदोलन से क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, तो चलिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती कहां पर है? तो ये है आपके बी नंबर। ठीक है ना। ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय, राजा राम कहां पर है? आपके ए नंबर में है। वेद समाज की बात करते हैं, वेद समाज की ये केशव चंद्र सेन थे। ठीक है ना, केशव चंद्र सेन थे और इसका आपका डी बनेगा। और प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो आपके आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। हमने आपको बताया है ये आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको जो आ रहा हो उसका पहले मिलान कर लीजिए। जब मिलान करेंगे और ऑप्शन के अनुसार मारेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा 1 मिनट में, है ना। तो इस प्रकार से बी ए
कहां पर गया है, यहाँ पर डी बनेगा ना, BADC आपका हो जाएगा BADC। ऑप्शन कौन सा बन रहा है भाई, BADC ऑप्शन बी बन रहा है ना, तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो गया। क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि इसका सही मिलान किया गया है। अब ये बताइएगा यहाँ पर जो सही मिलान है वो किसका मिलान किया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया सर सैयद मुर्तजा खां मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो ये तो आपका नहीं बनेगा है ना। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये भी सही नहीं दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। देखिएगा आंसर मिल गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये बिल्कुल सही दिया गया है ना, याद रहेगा। चलिए यहाँ पर देखो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था, है ना, सैयद अहमद खान ने किया था, ये तो आपको पता ही पता होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। चलिए बताइएगा कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। यहाँ पर याद रखिएगा ये लाहौर सत्र में, क्या लाहौर सत्र में है, कांग्रेस का सत्र था लाहौर सत्र में, ये किया गया था 1929 में, और इसी 1929 में ही कांग्रेस के कार्यकारिणी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का अधिकार दे दिया गया था। और आपको याद होगा कि 1930 में साबरमती से यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया था, यहाँ पर दिया गया है कि दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। चलिए दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, फिक्स है कि बनना ही बनना है। होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए राइट आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर सही से बता दें, जो स्टार्टिंग आपकी हुई थी दांडी यात्रा की स्टार्टिंग हुई थी ये आपकी 12 मार्च, कब 12 मार्च, डेट आपको एक साथ लिख देंगे, 12 मार्च 1930 को, है ना, इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ये पहुंचे कब गए थे, पहुंचे गए थे आपके 5 अप्रैल को पहुंचे थे, है ना, नमक कानून तोड़ दिया था। और इसके बाद यहाँ पर 6 अप्रैल को यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, कहां से, तो आपके दांडी से। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है कि दांडी में कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। अगर कहां से हुई तो दांडी जगह से हुई थी, क्योंकि 6 अप्रैल से, ठीक है ना। और अगर ये पूछे कि दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुई थी, तो 12 मार्च 1930 से साबरमती से हुई थी। ये क्वेश्चन सबको डाउट में ला लेता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो चलिए बताइएगा कि नमक आंदोलन में जो भाग नहीं लिया वो किसने भाग नहीं लिया। सरोजिनी नायडू तो साथ साथ में दिखेंगे आपको, है ना। यहाँ पर अगली है राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थी, लेकिन अच्छा यहाँ पर सभी थी, मतलब कह सकते हैं सभी ने भाग लिया, है ना। यहाँ पर देखिए सभी ने भाग लिया है। यहाँ पर गांधी जी के नमक आंदोलन में यहाँ पर जो आपकी सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय अर्थात सभी इनमें से भाग ली थी, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगले क्वेश्चन में जो कि आपका दिया गया है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो चलिए बताइएगा, आपने पढ़ा होगा, मॉडल पेपर में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा कि जो आपके विनोबा भावे रहे हैं, ये पहली बार जो आपके गिरफ्तार हुए थे, है ना, वो किस आंदोलन में भाग लेने के लिए। तो याद रखिए यही है आपका आंदोलन, कौन, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो नोट कर लीजिएगा, सब लोग नोट करिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही, है ना, यहाँ पर भाग लेने के लिए यहाँ पर प्रथम बार ये गिरफ्तार भी हुए थे, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 58 का राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा, सही जवाब देना है। अब आपके पास ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर देखिए वेब मिलर, कौन है, वेब मिलर। ये कब की बात हो रही है, दांडी मार्च की बात हो रही है ना। लेकिन जब 1942 आया है, कब, 1942 का जब असहयोग आंदोलन हुआ था, उस समय यहाँ पर आपके लुईस फिशर आ गए थे। कुल मिला के यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, वेब मिलर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देना है सही जवाब, ठीक है ना। देख लीजिए, क्लियर हो गया ना पॉइंट। देखो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आपके मॉडल पेपर में ये घटना चक्र में दिया था, तो याद रखिए वेब मिलर का संबंध है दांडी मार्च से, है ना। और लुईस फिशर ये भी पत्रकार अमेरिका के थे, ये जो आपके संबंध रखते हैं असहयोग आंदोलन 1942 में, तो ये भी अमेरिकी थे, ये भी अमेरिकी थे। लेकिन दोनों का अंतर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंतर होता है कि गांधी जी के पत्रकार के रूप में लुईस फिशर 1942 में थे और वेब मिलर आपके दांडी मार्च के समय थे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई है। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर बताइएगा कि जब 1937 के आम चुनाव हुए उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। 59 का ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 59 ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर, बंगाल में। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा कि बंगाल में इन्होंने यहाँ पर सरकार नहीं बनाई थी, ठीक है ना। याद रखिए 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी मंत्रिमंडल गठित किया था, मद्रास, बंबई और मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और आपके संयुक्त प्रांत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल जो था वो कितने दिन का था। अर्थात यहाँ पर जो मंत्रिमंडल आपके बन गए, चुनाव हो गए, ये कितने दिन की सरकार चल पाई। अर्थात याद रखेगा कि मात्र 28 माह की। कितने, तो आपको याद रखेगा कि मात्र 28 माह कह सकते हैं मंत्रिमंडल ये कार्यकाल इसका रहा था। ठीक है, कितने, 28 माह का कार्यकाल रहा था, याद रखिएगा। ठीक है, ये डेट भी आपकी पूछी जाती है, 28 माह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार यहाँ पर अध्यक्ष चुने गए थे। तो चलिए यहाँ पर आपको लॉक करना है, आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा 61 नंबर में। तो चलिए बताइएगा कि यहाँ पर दूसरी बार जो आपके अध्यक्ष चुने गए वो आपके कहां पर चुने गए थे। काफी लोग जवाब आ रहा है डी नंबर, कलकत्ता में। तो भाई कलकत्ता में नहीं होगा, ना ही आपका मद्रास में होगा। और थोड़ा सा समझिए, आप लोग सिर्फ आंसर देते रहते हैं, थोड़ा समझा करें कि यहाँ का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर मान लो अगर हमसे थोड़ी सी गलती हो जाए तो आप लोग इतना गौर से देखोगे और कमेंट करना नहीं छोड़ोगे, तब तो कहोगे मौका मिला है, आप कमेंट कर लेते हैं, जबकि सर जी सही करा देते हैं, है ना। तो चलिए ऑप्शन ए आ रहा है सभी का। चलिए करें हरिपुरा अधिवेशन। देखो हरिपुरा में तो पहली बार बन ही चुके थे, लेकिन दूसरी बार जो आपके चुने गए थे वो आपके त्रिपुरा अधिवेशन में यहाँ पर अध्यक्ष चुन लिए गए, है ना। और आपको याद है कि पट्टाभी सीतारमैया इनके विपक्ष में थे, गांधी जी ने विरोध किया और इसकी वजह से यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे दिया और आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस वाले के कह सकते हैं बन गए थे, है ना। समझ में आ गया। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। बताइएगा इनमें से कौन सी पार्टी थी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया है। मान लो अगर ये पार्टियां होती और भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करती तो देखते रिजल्ट ही कुछ और ज्यादा जाता, है ना। चलिए 62 का जवाब देना है और 62 का ऑप्शन इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो जवाब आ रहा है यहाँ पर डी, मतलब कि आपके हिंदू महासभा ने नहीं भाग लिया, है ना, और आपके कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया ने भी भाग नहीं लिया, और यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मतलब ये तीनों पार्टी जो थी यहाँ पर आंदोलन में भाग नहीं लिए भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पर प्रस्ताव का समर्थन किया था। चलिए निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया। क्या दिया है, समर्थन किया। तो याद रखिए ये समर्थन आपके थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि आपको याद है कि 1942 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसे नोट करिए कि आपकी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का जो समर्थन किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर किया था। एक याद होगा डेट की 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, और जिसका समर्थन किया किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। ठीक है, पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन समर्थन किसने किया, तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो चलिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि प्रस्ताव को यहाँ पर पेश किया, यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रस्ताव का आलेख बनाया ये गांधी जी ने। किसने, गांधी जी ने। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि प्रस्तुत किया, प्रस्तुत की बात नहीं है, आलेख बनाया अर्थात मन में विचरण किया कि मतलब भारत छोड़ो को स्टार्टिंग के लिए, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, भी महात्मा गांधी हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये बोल देते कि जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव यहाँ पर कह सकते हैं जो सबसे पहले पेश किया था तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते, है ना, और ये प्रस्ताव को जो एक्सेप्ट किया, समर्थन किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस प्रकार से ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गांधी जी थे उनके साथ यहाँ पर नेहरू जी थे और अबुल कलाम आजाद थे। इन सभी लोगों ने सहयोग के साथ यहाँ पर बनाया था और प्रस्तुत किया था किसने, तो आपके यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत कर दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देर मानी जाती है गांधी जी की ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो का नारा जो दिया वो किसने दिया, तो यहाँ पर आंसर आपको मिल चुका है। यहाँ पर कौन है, तो आपके यूसुफ मेहर अली। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता तो आप लोग गांधी जी जवाब देके आते, है ना, लेकिन इसका भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट करिए, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप लोग यहाँ पर महात्मा गांधी आप लोग देते, लेकिन याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन था। चलिए 66 का जवाब दीजिए, यहाँ पर अध्यक्ष जो थे वो आपके कौन थे। तो आपको यहाँ पर देखो 42 के समय आपको याद होगा कि जब आपके द्वितीय विश्व युद्ध आपका चल रहा था तो लगातार यहाँ पर आपके कौन जुड़े थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये लगातार यही अध्यक्ष बने थे, है ना। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा कौन सा, यहाँ पर भी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इस बीच कोई अधिवेशन नहीं हुए थे तो अध्यक्ष का पद कौन संभाल रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही संभाल रहे थे। ठीक है ना, मतलब 6 वर्षों तक ये कांग्रेस के कैसे इस कांग्रेस के कहे थे अध्यक्ष रहे थे। कितने, 6 साल तक रहे थे। ठीक है, जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया, ये किसने किया था, तो ये आपके उषा मेहता है। कौन है, तो आपकी उषा मेहता है। इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा मद्रास तक सुना जा सकता था, इसका जो प्रसारण किया था वो मद्रास तक सुना जा सकता था, याद रखिएगा। ठीक है, और प्रसारण कौन करते थे, तो राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया क्या करते थे, नियमित रूप से इस रेडियो प्रसारण को करते रहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। चलिए जवाब
जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपके आजाद हिंद फौज के जो प्रथम सेनापति थे वो आपके कौन थे? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका ए नंबर। चलिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ए नंबर, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। याद रखिएगा मोहन सिंह, ठीक है, कौन थे? तो आपके कैप्टन मोहन। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। जब क्या हुआ था, इसका प्रथम जो गठन हुआ था 1942 के समय, ठीक है, और चौरी क्रॉप से मतलब कह सकते हैं गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की जो घोषणा की गई ये कब की गई थी? तो चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए 69 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर। याद रखिएगा कि आपके 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। याद रखिएगा कौन किए थे? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। तो यहाँ पर याद रखिए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर दिया इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? चलिए आपने मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना, याद आया? चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। ये सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? चलिए जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए 71 नंबर जवाब आ रहा है, डी नंबर। याद रखिए साइमन कमीशन, क्या जो भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो आपके याद रखिएगा साइमन कमीशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में खूब देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, है ना, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, तो बताइएगा 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिए आपके जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र अर्थात इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो चलिए यहाँ पर बताइएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आपका है ना, अनुदेश प्रपत्र जो आपका है, ये 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं ये एक प्रकार के यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, है ना, आपको पता है कि यहाँ पर 1950 अर्थात कह सकते हैं कि ये जो आपके दिया गया अनुदेशन आपके प्रपत्र ये आपके राज्य के निर्देशक तत्व के अंतर्गत आपका है। तो 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1935 में जो अधिकतम आपके रहे कुल मिला के देखा जाए राज्य के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट हो गए हैं ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं इसे केवल पवित्र लोकोक्ति कहा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, या किसने कहा था मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है? ये संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया है। मतलब ये जो शब्द कहा गया है ना, ये शब्द किसने कहा था? तो 74 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी नंबर। याद रखिए आपके थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। ये संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन नया मिले उसको नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? चलिए बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला यहाँ पर जो महासचिव था वो कौन था? जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा 75 नंबर में। ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। देखिए ये आपके थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे ए ओ ह्यूम। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर। अगर आपको पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो डेट तो आपको याद ही रहेगी, है ना, 1885। ठीक है, 1885। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो आपके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से राइट कौन सा हो जाएगा? बताइएगा निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? चलिए 76 का जवाब यहाँ पर देख सकते हैं, काफी लोग जवाब दे रहे हैं वन मैन बाउंड्री, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब 76 का ऑप्शन आ गया है डी नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय इनमें से कौन था? तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा जल्दी से 77 नंबर में। यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका बी नंबर, काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर। देखिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। जो आपके लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड रीडिंग, ये आपके एकमात्र यहूदी वायसराय थे। तो इसको भी आप लोगों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा। एक पॉइंट याद रखिए, एकमात्र यहूदी वायसराय जो कि आपको समय याद होगा आपके 21 से आपके 26 के बीच में, अर्थात लॉर्ड रीडिंग उस समय थे, है ना, जिनका समय है आपका 1921 से आपका 26 के बीच में है। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो आपका हुआ था इसी समय आपको हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सी सत्य बात यहाँ पर नहीं है। 78 का जवाब देखते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। बिल्कुल सही है।
गांधी जी भगवत गीता को पिता मानते थे, तो भाई भगवत गीता को पिता नहीं मानते थे, माता मानते थे, माता मानते थे, तो ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका शायद गांधी जी वाले में था, तो आपको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर शायद हमने रामायण किया था, यहाँ पर याद रखिए भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता को ये क्या अपनी माता मानते थे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो अगला दिया है गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे, और अगला दिया है गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग रौनक एक्ट के दौरान किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला सही था, सी सही था और डी सही था। गलती यहाँ पर थे, भगवत गीता को पिता नहीं ये माता मानते थे। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, गांधी जी ने उपयुक्त कथन किस आंदोलन के दौरान कहा था। अर्थात गांधी जी ये जो आपके कथन कहे थे वो कब कहा था, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, गांधी जी ने ये कथन कब कहा। 79 में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब आ रहा है डी नंबर। याद रखिए दांडी मार्च में, ठीक है। कब, तो आपके दांडी मार्च में शब्द कहा था, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहां पर देखते हैं 80 नंबर में। तो पहला पॉइंट दिया है कि उधम सिंह द्वारा लंदन में माइकल ओडायर की हत्या 1940 में की गई थी। तो बताइएगा 1940 में की गई थी, ये क्या पॉइंट आपका सही दिया है या नहीं सही दिया गया है। तो यहां पर देख सकते हैं कि आपका कथन सत्य है, मतलब सही कथन पूछा गया है ना, तो ये आपको याद है बिल्कुल सही है 1940 में। अर्थात यहाँ पर माइकल ओडायर की जो हत्या हुई थी 1940 में उधम सिंह ने किया था, ठीक है। पहला पॉइंट ही आपका यहाँ पर सही दिया गया है। यहाँ पर दिया गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कह रहा है 1914 में किया था, तो भाई 1914 में यहाँ पर कह सकते हैं, अच्छा 1918 में है ना, 1918 में, तो 1918 में तो नहीं की गई थी है ना, तो इसका मतलब है पहला पॉइंट आपके यहाँ पर सही मिल गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को, होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेज सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया था, और इस मुकदमे में तिलक के वकील कौन थे। तो चलिए यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर बात कर रहा है होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेज सरकार ने तिलक पर क्या किया, मुकदमा चलाया था। इस मुकदमे में तिलक के वकील जो आपके थे वो कौन थे, तिलक के वकील कौन थे 81 नंबर में। याद रखिए मोहम्मद अली जिन्ना, कौन, मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त ने सैंडर्स की हत्या कब की थी। यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि सैंडर्स की जो हत्या किया वो कब किया था, 82 का ऑप्शन देना है। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन आपका सी 1928। चलिए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर 1928 में किया था। आपको याद होगा ये 28 अक्टूबर 1928 को लाहौर में है ना, तो इस प्रकार से आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 1916 और आपके 1917 में जस्टिन आंदोलन कहां पर चलाया गया था। नया क्वेश्चन जो भी मिले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो हमें लगेगा कि बिल्कुल नया है ना, तो उसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बताइएगा 1916 1917 में जस्टिन आंदोलन कहां चलाया गया था। यहां पर याद रखिए ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर। आपके मद्रास में, कहां पर, तो आपकी मद्रास में चलाया गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि भारत का प्रथम मजदूर संघ किसने स्थापित किया। चलिए भारत का प्रथम मजदूर संघ किसने स्थापित किया था, 85 नंबर का जवाब लॉक करना है। चलिए 85 का ऑप्शन याद रखिए, प्रथम मजदूर संघ बोला है ना, तो याद रखिए ये आपके थे वीपी वाडिया। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा सी बनेगा, ठीक है। गांधी जी मत लगाइएगा, यहाँ पर लगाना है सी नंबर। हमने इस क्वेश्चन को कई बार मॉडल पेपर में सोल्व कराया है। तो ये मजदूर संघ स्थापित किया था कौन, तो आपके कह सकते हैं मद्रास, मतलब मद्रास मजदूर संघ के नाम से आपके 1918 में, कब 1918 में वीपी वाडिया ने भारत में प्रथम मजदूर संघ स्थापित किया था, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का प्रथम गठन कहां हुआ था। चलिए बताइएगा कि वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन कहां हुआ था। तो चलिए याद रखिएगा आपके प्रतापगढ़ में, कहां पर, तो आपके प्रतापगढ़ में। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में याद रखिएगा कि अवध किसान सभा का गठन किया गया था, ठीक है ना। क्लियर है। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो गौरी शंकर मिश्र और मता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे, केदारनाथ, जवाहरलाल नेहरू, ये इसमें से आपके शामिल थे, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सर्वप्रथम यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहां दिया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो नारा दिया है किसने दिया है, तो आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, ठीक है ना। और ये कहां दिया था, ये पॉइंट आपको जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। और जो लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार जल्दी से भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। जैसे आप लोग जुड़ते हैं तो प्रयास किया करें कि पहले लाइक कर दिया करें, जिससे हमें भी मोटिवेट बना रहे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 87 नंबर में 87 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका जवाब बी नंबर सिंगापुर आ रहा है, बिल्कुल सही है। याद रखिए आपके सिंगापुर में ही कहा था, है ना, सिंगापुर से ही कहा था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जापान से प्राप्त द्वीप जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप रखा है, ये बताइए ये जो आपका द्वीप है ये जापान से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। और याद रखिए इस शहीद द्वीप का जो नाम था ये क्या नाम था। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन लॉक करना है। तो यहाँ पर 88 नंबर की बात करते हैं, तो आपका जवाब आ रहा है बी नंबर कह रहे हैं। चलिए याद रखिए आपका बी नंबर नहीं है, ये आपका अंडमान है। याद रखिएगा आपकी धरती पर था, तो आपकी भारत की धरती पर पहली बार झंडा यहीं पर फहराए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी। चलिए आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी।
89 नंबर का जवाब देना है और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। आपके 1943 में, क्या 1943 में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जो कि एक प्रकार से अस्थायी सरकार थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा कहां चलाया गया था। जो आपके 1945 में आजाद हिंद फौज के जो भी कैदी थे, तो कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा जो चलाया गया, ये कहां पर चलाया गया था। चलिए 90 क्वेश्चन लॉक करना है और 90 क्वेश्चन इनमें से क्या राइट हो जाएगा। तो आपका जवाब आ रहा है ए नंबर, आपके लाहौर आ रहा है। चलिए भाई लाहौर आ रहा है और प्रयास करिए क्या हो जाएगा। अभी तक किसी का जवाब सही नहीं आया है, मतलब यहाँ पर देखिएगा आपके दिल्ली में, कहां पर, याद रखिए दिल्ली पर क्या, दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। ठीक है। और इस मुकदमे में आजाद हिंद फौज के सैनिकों की तरफ से कौन थे, भूरा भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ करजू और आसफ अली थे, जो कि बचाव की तरफ से आपके थे। ठीक है ना। तो याद रखिए आपके दिल्ली में थे और कुछ मत लगाइएगा। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है 1945 में दिल्ली में लाल किले में आजाद हिंद फौज के किस सैनिक पर मुकदमा नहीं चलाया गया। चलिए बताइएगा कि किस पर मुकदमा नहीं चलाया गया है। यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 91 नंबर में, और 91 का जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, मोहन सिंह। याद रखिए आपका जवाब बिल्कुल सही आया है कि आपके मोहन सिंह पर यहाँ पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया गया था दिल्ली के लाल किले में। ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद। लाइक शेयर करें और